हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज पढ़ेंगे दो चैप्टर, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन। क्या है, बहुत नीरस चैप्टर है, बहुत ड्राई चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, क्या करें। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कि यूनियन हो चाहे हमारा सेंटर सरकार हो और हमारी चाहे स्टेट सरकार हो, तो इनमें आपस में तालमेल कैसे होता है। ये जो फेडरल सिस्टम जो हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि सर छोटे भाई सारे इतने सारे हैं, उनके अपने अपने कमरे हैं, फिर बड़ा भाई है उसका अपना पूरा घर पे अपना पूरा साम्राज्य है, तो इनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इनके बीच में फाइनेंशियल फंक्शन, इनके बीच में एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये क्या डिफरेंस हो रहा है सर। ये हो रहा है, एक होता है प्रशासनिक काम कि एडमिनिस्ट्रेशन कि डे टू डे रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, वो समझेंगे हम। दूसरी बात फिर हम समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन है इन दोनों ये जो हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं इनके बीच में एग्जीक्यूटिव रिलेशन हमारे कैसे निपट के आ रहे हैं। तीसरी चीज समझेंगे हम कि फाइनेंशियल रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई भी सरकार, कोई भी रेजीम, कोई भी समय की बात कर लो आप, हर समय बात होती है कि इस सरकार के पास इकोनॉमी का, रेवेन्यू का रास्ता क्या है, ये बताओ सर। तो हम देखते हैं कि आज के जमाने, पहले के जमाने में क्या होता था, लगान वगान पूरी चीजें होती थी। आज के जमाने में फाइनेंशियल रिलेशन मतलब होता है कि जो भी सरकार जो भी टैक्स लगाती है, क्या वो टैक्स सेंटर का है और स्टेट ने लगाया है, फिर बाद में सेंटर बांटेगा पैसे इनको स्टेट्स को, या उल्टा सीधा जैसे भी होगा अरेंजमेंट, वो सारा संविधान ने लिख के दे के रखा है। अब लेकिन इसमें कई सारे क्लॉजेस हैं, कई सारे ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, वो सारी चीजें देखो देखनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप योर बुक ओपन। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भैया फिर या तो नोट्स बना के रखो, या आप यूपीएससी वाला की बुक डाउनलोड कर लो, ये आपको मिल जाएगी, उड़ान आपको मिल जाएगी। यू जस्ट हैव वन, एटलीस्ट वन सोर्स विद यू, ताकि आप कोरोबोरेट करते रहो, ताकि आप अंडरलाइन करते रहो। चलेंगे, कहानी शुरू करते हैं। यहीं पे आपको सारे डाउट, क्लासेस, सब कुछ मिल जाती है। ये है आपका, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हम लाइव आते हैं डेली शाम को 4 बजे, और यहाँ पे आके आपके जितने भी समस्याएं होती हैं जीवन में, वो हम यहाँ पे टेकअप करते हैं। चलो ओके, शुरू करते हैं कहानी अपनी कैसे चली है। नाउ सेंटर स्टेट दोनों के दोनों जो हैं बड़े भाई छोटे भाई, ये डिवाइड हुए हैं कैसे, पावर्स के बेसिस पे, कि मेरे कमरे के अंदर मैं अपना रूल बनाऊंगा, मेरे हिसाब से मेरा पलंग ऐसा होगा, मेरी मेज कुर्सी ऐसी होगी, और आप बड़े भैया हो, आपका तो हॉल वॉल पूरा घर आपका है, सब कुछ है, तो आप अपने हिसाब से देखो। यानी कि हम एक हारमोनी बना के रखनी है कुल मिला के। कैसे आएगी हारमोनी, जब इतने सारे छोटे बड़े भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा चली गया, एक बार शुरू हो गया, फिर तो रुकेगी नहीं वो। तो रुकने के लिए क्या है, हमारा फेडरल पॉलिटी है। फेडरल पॉलिटी माने क्या कि जहां पे सेंटर भी अपना काम करे, स्टेट भी अपना काम करे, और पावर दोनों की डिवाइडेड हो, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। बस हम ऐसे याद रखेंगे इनको, बिटवीन सेंटर एंड छोटे भाई। ठीक है जी, ओके। लेकिन ये कहां कहां हुआ है, जहां जहां सरकार के अंग हैं, जहां जहां पे भी जुडिशियल पावर आप देखोगे, जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, यानी जो सबसे लोअर निचली अदालत होती है वहां से लेके ऊपर तक सारी की सारी जुडिशरी सिंगल धागे में पिरोई हुई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक हाईकोर्ट का फैसला सेंटर को ही मानना पड़ेगा और सारे स्टेट्स को ही मानना पड़ेगा, हाईकोर्ट कोई सा भी हो। यानी कि हमारी जुडिशरी टॉप डाउन इंटीग्रेटेड है, ऐसे है। एक सुप्रीम कोर्ट है, उसी के नीचे सारे के सारे हाई कोर्ट्स होते हैं, और उन्हीं हाई कोर्टों के नीचे अपने अपने स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ये नाम बोला गया। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, ये वर्ड जो है, इस वर्ड पे चर्चा हो गई है कि साहब सबऑर्डिनेट वर्ड नहीं बोला जाना चाहिए, इससे लगता है निचली अदालत है, छोटी अदालत है, उनका उनका क्या ही उनका वो है। तो नहीं नहीं, अब लेकिन हम नाम चेंज कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि भैया आप हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, आप यहां की कोर्ट हो। ठीक है, संविधान ने जुडिशरी को इंटीग्रेटेड रखा है, लेकिन पॉलिटी को ड्यूअल कर दिया है, सेंटर और स्टेट में दोनों में अलग अलग बांट दिया गया है। चलो, यूएस में ये चीज और भी ज्यादा फैली हुई है। यूएस में जुडिशरी भी सेपरेटेड है, हर स्टेट की अपनी जुडिशरी सेपरेट है, वो अपना ही काम करेगी, वो दूसरे की बात नहीं सुनेगी। तो ऐसे होता है। हम देखना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ जब सिस्टम जब डेवलप हुआ, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने कैसे कैसे सोचा था। हमारे यहाँ सोचते समय ये बोला गया कि सेंटर का और जो स्टेट का रिलेशन होगा वो ऐसा होगा, 3 भागों में बांटा हुआ होगा। कैसा, हम अभी पहला पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, फिर पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। इसमें बात होती है पैसे का डेवोल्यूशन कैसे कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, कि मतलब हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है, सारे स्टेट्स के बीच में आपस में कैसा कैसा पैसा बटेगा, और वर्टिकल होता है सेंटर और स्टेट से लेके नीचे तक कैसे पैसा बट के आ रहा है। तो अभी पहले चलते हैं यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया पे, कानून बनाने की पावर पे। ये हैं वो आर्टिकल्स जो पार्ट 11 में आते हैं, ये भी पार्ट 11 में आता है। फाइनेंशियल सिस्टम को हमने पार्ट 12 रखा हुआ है, वो सेपरेट रहेगा। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जितना भी एग्जीक्यूटिव काम है, जितना भी लेजिस्लेटिव काम है, वो एक साथ कर दिया उसको। ठीक है, पैसे का, क्योंकि पैसे का मैटर बड़ा होता है, पैसे को हमने सेपरेट रखा है। शुरू करते हैं कहानी लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव को समझने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि जब संविधान ने बनाना शुरू किया अपना कामकाज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही कामकाज डिवाइड कर दिया गया, सेंटर इतना काम करेगा, स्टेट इतना काम करेगा। रही बात, अब इसके बाद संविधान ने खुद ही कह दिया कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट के पास कुछ कुछ ज्यादा छूट है। क्या ज्यादा छूट है, ये है जब हम देखते हैं ये चारों के चारों 1 2 3 4 5 ये सबके सब वो समस्याएं हैं, या वो सरकमस्टांस है, वो सिचुएशन है, जहां पे हमारा जो सिस्टम है, जो हम जिसको फेडरल फेडरल संघवाद करते रहते हैं, ये पलट के क्या बन जाता है, यूनिटरी। मतलब यहां सेंटर की चलेगी।
अब कोई भी स्टेट हो, अगर उस स्टेट में लग गया राष्ट्रपति शासन, यानी उस स्टेट की विधानसभा की धज्जियां उड़ गई, यानी उस स्टेट की सरकार जो है वो डिसमिस, कौन, खत्म, नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो सारे स्टेटों का मुंह बंद, चुपचाप, जब तक हम सेंटर अब डील नहीं कर रहे बाहर की सिचुएशन को, तब तक अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर, तब तक सबके सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। फिर राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या पास कर दे, एक रेजोल्यूशन पास कर, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, एक प्रस्ताव पास कर दे, वो प्रस्ताव क्या होगा कि राज्यसभा जो स्टेट्स की बनाई हुई एक सभा है, सारे के सारे स्टेट्स अपने यहां से कुछ कुछ एमपी भेजते हैं, जो हाउस ऑफ एल्डर कहलाता है, अपर हाउस कहलाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है। एक होती है लोकसभा पार्लियामेंट में, एक होती है राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा जो स्टेट के लिए ही जिम्मेदार है, जो स्टेट की बातें सुनती है, जो स्टेट की बातें रखती है अपने फ्लोर पे, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे कि साहब ये वाले फलाने स्टेट में या इन दोनों तीनों स्टेटों में प्रॉब्लम ज्यादा है, इनको हम डील करेंगे और इनके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगा। अब स्टेट कहेगा मैंने तो कब कही, लेकिन राज्यसभा ने इतनी 2/3 मेजोरिटी से अगर कह दिया तो स्टेट की फिर तो स्टेट की सुननी छोड़ देंगे हम। जब दो और मोर स्टेट अपने आप पूरे पूरे मेल जोल के साथ बोले कि साहब पार्लियामेंट आप बड़े आदमी हो, आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे लिए कानून बना दो, हमसे नहीं हो पा रहा, तो पार्लियामेंट कहेगी ठीक है लाओ बना देते हैं। दो और मोर स्टेट जब खुद से बोलें तो क्या अपने आप बोलेंगे इनके? नहीं, इनकी विधानसभाएं बोलेंगी, विधानसभाएं एक रेजोल्यूशन पास करेंगी और बोलेंगे कि हम राष्ट्रपति जी को अपने गवर्नर के माध्यम से हम क्या दे रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं, जिस प्रस्ताव में हमने बोला हुआ है कि आप हमारे लिए कुछ कानून बना डालो। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कोई भी अग्रीमेंट अगर होते हैं, तो अगर कोई बाहर समझौता हो गया होता है, अगर कोई भी बाहर ऐसी कोई विदेश की ट्रीटी हो गई, तो अब यूनियन उस पर काम करेगी। उस पर कोई ये नहीं आंध्र प्रदेश अपना अलग और तेलंगाना अपना अलग काम करेगा, नहीं नहीं नहीं, उस पर फिर सेंटर काम करेगी। कैसे कैसे हमें देखा ये चीज हमें देखी है जब हमने जेनीवा कन्वेंशन होता हुआ देखा है, जब हमने अपना एंटी हाईजैकिंग देखा, एक्ट देखा, तो ये क्या था, ये हम बाहर के देशों से वादा करके आ गए थे कि अपने हम बढ़िया वाला काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये ऐसे ऐसे एक्ट बना के लाएंगे। तो 1982 का एक्ट है, ये 1960 का एक्ट है। उस समय तो नेहरू जी जाके बात करके आए, और इन्होंने जब बात करी तो सारे स्टेट के बिहाफ पे ये गए इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और जाके इन्होंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूं, डन। ऐसे करके इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमने माने, हमने फॉलो किए। ये है वो आर्टिकल्स जहां पे हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कौन से पार्ट में आ गए ये? अभी पीछे हमने देखा था, जरा आंसर यही कि कौन सा कि भाई कौन से पार्ट में है ये। सो आंसर दो इनका। चलो ठीक है, ऐसे करके 245 से लेके आगे बढ़ते जाओ, आपको आर्टिकल मिलते जाएंगे पढ़ना। अब देखो पढ़ाई शुरू करते हैं कि अभी हम पहले लेजिस्लेटिव पे ही, अभी लेजिस्लेटिव के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पे आएंगे, फिर फाइनेंशियल पे आएंगे। सो अभी लेजिस्लेटिव के अंदर भी हम कुछ कुछ भागों में बांटे हुए हैं अपने अपने सब टॉपिक्स को। कैसे कि कहां कहां पे सेंटर और कहां कहां पे स्टेट अपना अपना कानून बना सकता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट, यहां टेरिटोरियल से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल क्षेत्र, बिल्कुल एक्चुअल एरिया, नहीं, जमीन वाला एरिया की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है मेटाफोरिकल। टेरिटोरियल एक्सटेंट मींस मेटाफोरिकल। ये क्या होता है सर? ये होता है, मान के चलो कि क्या ड्रग्स के ऊपर या शराब के ऊपर स्टेट काम करेगा या सेंटर काम करेगा। तो अब इसका मतलब है कि हम टेरिटरी निर्धारित कर रहे हैं कि सेंटर कहां पे कानून बनाएगा और स्टेट कहां पे कानून बनाएगा। ठीक बात है। अब सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे बांटा गया है, जो हमने अभी बात करी कि हेल्थ किसके अंडर आएगा, लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आएगा, फॉरेस्ट किसके अंदर आएंगे, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। ये भी हो सकता है कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा कि जब स्टेट के पास कोई टॉपिक होता है, लेकिन स्टेट कहता है मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, सेंटर कहता है ऐसे नहीं करना है, फिर पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब सेंटर इन्वॉल्व हो जाता है, कहता है हम बना रहे हैं आप चुपचाप सुनो और ऐसे ही करोगे। फिर सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी देखेंगे हम कि कैसे कैसे गवर्न होता है, कि कैसे कैसे कभी कभी स्टेट के हिसाब से हम पाते हैं। चलो अब टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करो यहां पे, तो पार्लियामेंट के पास तो सुप्रीम पावर है, दो पूरे देश के किसी भी अंग पे या पूरे देश पे अपने आप बना दे। अब इंडिया की टेरिटरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां हमने अपना पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। वो क्या बात थी? वो हमने पढ़ी थी जिसमें पार्ट 1 था हमारे संविधान का। वो क्या कहता था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसी समय बात हुई थी कि सारे स्टेट्स मिला दो, सारे यूटीज मिला दो, और एक्वायर्ड टेरिटरी जो कभी फ्यूचर में आ सकती है, ये फ्यूचर का अंग है। ये कभी कभी याद करो, मेरा भूटान से समझौता, अगर मैं भूटान से 300 एकड़ जमीन ले आया और मैं कह दूं कि साहब लाओ ये आधा भूटान हो गया है और ये आधा भूटान जो है मैं लेके दे दिया हूं इंडिया को। अब इंडिया को लाके मैंने दे दिया, मैंने कहा आदित्य लैंड बना दो उसको। तो फ्यूचर में आदित्य लैंड को अगर एक्वायर किया जा रहा होगा तो एकदम से उसको स्टेट तो बोलेंगे नहीं, पता नहीं वहां कौन लोग रहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड टेरिटरी। जो फ्यूचर में आएगी वो पूरी की पूरी मिला के कहलाती टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी होता है, कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, कुछ ऐसे पीएमएलए एक्ट है। तो इस ऐसे एक्ट में जैसे कोई अगर इकोनॉमिक ऑफेंस करके कोई यहां से पर्सन बाहर भागा है मान लो, तो अब क्या होगा, उस पर्सन को वापस लाना होगा। ऐसे केस में इंडियन सिटीजन या उनकी प्रॉपर्टी या वो इस देश में हो चाहे बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कानून ऐसा बन सकता है जो उनकी प्रॉपर्टी को या तो टेक ओवर करे या मैनेज करे या गवर्न करे या सीज करे या कॉन्फिस्केट करे, जो करना कर ले। ठीक है, सारे काम हो सकते हैं इसके, ये बात समझ लो आप। अब इंडिया के सिटीजन के लिए बना रहे हैं ये चीज, यह मत कहना कि देखो साहब यहां तो साहब नॉन सिटीजन के लिए बना दिया गया कानून, जो है इंडिया कैसे कर रहा है। नहीं, हम अपने भारतीय नागरिक जो रहे थे हम उन्हीं के ऊपर बनाएंगे कानून। नाउ
टेरिटोरियल एक्सटेंड कैसा हुआ, होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पहले तो समझ में आ गई है। 245 कहता है कि आपको टेरिटोरियल नेक्सस समझनी पड़ेगी। ये क्या होता है सर? ये होता क्या है कि अगर मान के चलो कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टेट है, स्टेट ए, स्टेट बी, जो भी ले लो, मे लेवी अ टैक्स ऑन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज हो सकती है वो, नॉट ओनली जब वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट उस स्टेट में हो, बल्कि ये प्रूव हो जाए कि क्या उस स्टेट से उसका नाता है, बट ऑल्सो व्हेन इट हैज अ सफिशिएंट एंड रियल टेरिटोरियल कनेक्शन विद इट। ये क्या बात हुई सर? समझाओ पहले। तो इसका मतलब है कि मान के चलो एक ए स्टेट है, कुछ भी ले सकते हो उसको, यूपी बिहार, कुछ बोलना को जो मन करे आप बोल लो उसको, ठीक है। अब एक स्टेट बाहर का है, ठीक है। अब इस ए के अंदर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो जिन पे कि क्या होगा, ए अपने टैक्स लगाता है। कुछ भी हो सकते हैं, मान के चलते हैं कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई कोई अपना ट्रांजैक्शन हो सकता है। और बी के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो बी के अंदर मान लेते हैं कुछ अलग तरीके की टॉपिक्स हैं, ऐसे 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 हो सकता है, सिमिलर हो सकता है अलग अलग हो। लेकिन अगर ए को कुछ बी के किसी एक टॉपिक पे कोई टैक्स लगाना हो, तो क्या होगा, इनको ये प्रूव करना पड़ेगा ए को कि बी के अंदर जो ये वाला टॉपिक है इससे मेरा नाता है, मेरा नाता है, तो अब तो मैं इसको डील करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक टेरिटोरियल नेक्सस क्रिएट हो गया है। नेक्सस माने होता है, नेक्सस कभी कभी नेगेटिव वर्ड एक बोला जाता है कि नेक्सस चल रहा है दोनों के बीच में, इनके बीच में मिली भगत हो गई है। तो यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस मतलब कि नेक्सस प्रूव हो गया है, इफ वी हैव सफिशिएंट एंड रियल टेरिटोरियल कनेक्शन विद इट। आपस में इनका मेल जोल हो चुका है कि ए के अंदर से कुछ रॉ मटेरियल जाता है, तब जाके बी के अंदर वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ए कह सकता है साहब मेरे यहाँ से, कि साहब मेरे यहाँ से देखो जाता है खनिज पदार्थ, मेरे यहाँ से जाता है रॉ मटेरियल और बनता बी में है, तो बी को फायदा हो रहा है, मैं क्यों नहीं करूं? तो तब जाके ए कर सकता है, ए प्रूव कर सकता है कि देखो साहब स्टेट मेरे यहाँ की जमीन थी, मेरे यहाँ का रिसोर्स था और लेके चलेगा ये, और अब बना रहे हैं हम अपना। पार्लियामेंट यहाँ पे अप्लाई करती है कुछ कुछ चीजें। तो इन्होंने क्या क्या अप्लाई करी है? पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ऑफ यूटीज। बात करो, अभी तो स्टेट को तो बोल दिया गया, स्टेट के पास हक दे दिया गया पूरे छोटे भाई, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हमारे एरिया हैं, इन एरियाज को सेंटर ही संभाल के रखता है कि भाई तुम डेलिकेट एरिया हो, कि भाई तुम रिसोर्स वाले एरिया हो, कि तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी है, तुम्हारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, अंडमान निकोबार कहाँ है बेचारे, ये लक्षद्वीप देखो कहाँ है बेचारे। तो इनको सेंटर कहता है ये कोई स्टेट के हक नहीं है, ये मेरे हक है। यानी कि यहां पे राष्ट्रपति अपने आप से नहीं, किसके? ऑन द एडवाइस ऑफ, बताओ आगे नहीं लिखूंगा मैं, ऑन द एडवाइस ऑफ, पूरी चीज लिखो, ऑन द एडवाइस ऑफ व्हाट? सो अब राष्ट्रपति जी कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटीज। कैसी कैसी यूटीज है इसमें? अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा, दमन एंड दीव, लद्दाख। अब इसमें मैंने एक नाम नहीं लिखा है जो इंपॉर्टेंट यूटी है, बताओ कौन सी यूटी? और मैंने इसका नाम क्यों नहीं लिखा है? पुडुचेरी का आपको आगे नाम मिल जाएगा। ये रही पुडुचेरी की बात। पुडुचेरी की बात क्या है? पुडुचेरी के केस में ये होगा, राष्ट्रपति कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन, जब इनकी पुडुचेरी की विधानसभा भंग हो रखी हो, डिसॉल्व हो गई हो या सस्पेंडेड हो गई हो। रेगुलेशन उस समय जो भी राष्ट्रपति बना रहे हैं, जो भी रूल बना रहे हैं, वो पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ही मानी जाएगी। रेगुलेशन कैन बी रिपील्ड, रेगुलेशन को हटाया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेटर। वो हो सकता है इन रिलेशन टू दीज यूटीज, हो सकता है, ये साफ बात है। द ओनली यूटी विच आई डिड नॉट मेंशन इज, डी से शुरू होती है, वाई? आंसर नहीं आ रहा समझ में तो मैं बताऊंगा फिर अगली क्लास में। चलो, अब इसके बाद इन यहां बोला गया गवर्नर साहब आप कैसे काम कर रहे हो यहाँ पे। तो कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टेट्स हैं जहां पे इकोसिस्टम अलग है, जहां पे सेंसिटिव, जहां पे डेलिकेट, जहां पे ऐसे प्रावधान है कि वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, सेंसिटिव ट्राइब्स रहती हैं, और ये क्या रहते हैं, ये फॉरेस्ट से कनेक्टेड है अपने, ये अपने बिल्कुल जो कहते हैं डेलिकेट सिस्टम में रहते हैं, इनका कोई इन्हें लेना देना नहीं दुनिया से। तो अब यहां पे गवर्नर साहब एक कानून बना सकते हैं, वो कह सकते हैं कि मेरे यहां क्या है, मेरे यहां शेड्यूल्ड एरिया है मेरे स्टेट में। अब गवर्नर साहब इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया। जो मेरे आसाम में, मेरे कहीं भी और किसी एरिया में, मेघालय, त्रिपुरा, कुछ ऐसे इन जगहों पे अगर कुछ स्पेशल एरिया है जो बहुत टिपिकल है, जहां के खनिज पदार्थ अगर निकालने के लिए जमीन खाली करानी पड़ी, तो ये ट्राइब जो है गायब ही हो जाएगी, ये ट्राइब लुप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट के ऐसे कानून नहीं लगेंगे इन जगहों पे, क्योंकि हम स्टेट को हमने स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन दे रखा है, मॉडिफिकेशन दे रखा है, और अगर कोई एक्ट लगाना है तो उसमें फिर स्पेशल बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जाके वो कानून वहां लगेगा। सही बात, ठीक है। आसाम के गवर्नर साहब, ये संविधान के प्रोविजन है क्या, मे डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया, कि कोई ट्राइबल एरिया पे, ऑटोनोमस एरिया पे, हमने कहा जब कोई अगर एरिया ट्राइबल है, तो अब वो एरिया अगर ट्राइबल है तो वो अपने हिसाब से जिएगा, खाएगा, वो अपने हिसाब से रहेंगे, खाएंगे वहां पे। उन एरियाज में क्या बनेगा, एडीसी,
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये पढ़ चुके हैं हम, पहले भी पढ़ा है हमने और आगे पढ़ लेंगे इसको, ठीक बात है। तो ऐसे कुछ स्पेशल एरिया होंगे जिनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया ये अपने काउंसिल होंगे, और जो स्टेट है दे इनके पास पे इनके यहां पे कोई भी कानून जो लगेगा वो कानून लगेगा भी तो विद स्पेशल मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन नहीं लगेगा। अब इधर देखो आप, जो ये 3 एरिया हैं, जो ये 3 स्टेट हैं, प्रेसिडेंट एंजॉयज द सेम पावर फॉर दीज 3 स्टेट्स, यानी कि सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। बस ये बात आई समझ में? अच्छा ठीक है, चल तो रहा है कहानी, कुछ कुछ तो हो रही है। अब जो भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, देखो बड़े बड़े टॉपिक ये रहे, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये देखो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह बड़ी बड़ी चीजें, ये सब की सब कहां है? ये सेंटर के पास है, यानी कि लिस्ट 1 में लिखी रहेगी। यानी पार्लियामेंट के पास ऐसे कुछ टॉपिक है, 98 कभी 97 हो जाते हैं, कभी कुछ और चेंज होते रहते हैं। तो जितने बड़े बड़े टॉपिक आप देखते हो, बैंकिंग, फॉरेन या फिर करेंसी, जो भी चीजें हैं, ये सब की सब किसके सेंटर के पास है। इसमें कोई भी स्टेट का हक नहीं है कि ये बताने का कि साहब न्यूक्लियर प्लांट में जो है कोर रिएक्टर जो है मेरे घर में लाके रख दो, नहीं, वो सेंटर का जिम्मेदारी है, सेंटर रखेगा अपने पास। वो कोई स्टेट नहीं कह सकता कि लाओ साहब ये न्यूक्लियर प्लांट अच्छा लग रहा है मुझे, मैं एक काम करूंगा इसके दरवाजे खोल दूंगा शाम को, नहीं नहीं नहीं, जो रूल बनेंगे उसके लिए वो खाली सेंटर बनाएगा। अब जिधर स्टेट होती है ये इसमें लिस्ट 2 में, तो स्टेट में कैसे कैसे टॉपिक होते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक ऑर्डर। तो हमारे सारे जो आप देखते हो कि हमारे जो वीर हमारे होते हैं, जो पुलिस सेवा में होते हैं, तो ये लोग सब यहाँ तो ये सब अपने अपने स्टेट के होते हैं। एग्रीकल्चर हो गया हमारा, जो प्रिजन्स हो गई, ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट के पास है। तो हर स्टेट के पास टिपिकल 59 से कभी 66 होते थे, कभी कम हो गए, ऊपर नीचे होते रहते हैं, नंबर कीप्स ऑन वेरिंग। ओके, तो ये कुछ हो गया। कुछ होते हैं कॉन्करेंट, हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं। कैसे कॉन्करेंट होते हैं सर? कॉन्करेंट होते हैं जैसे सीआरपीसी, जैसे क्रिमिनल लॉ, जैसे सीपीसी, जैसे मैरिज, जैसे डिवोर्स, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसे फैमिली प्लानिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेलफेयर। तो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अगर स्टेटों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया तो एक स्टेट विल नॉट बी इक्वल टू अनदर स्टेट। तो हम कहते हैं ये चीज नहीं होने देंगे हम, यानी कि यहां पे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यहां पे सेंटर बताएगा कि सारे के सारे स्टेट एक तरीके से चलो भैया, सबको पढ़ाई करनी है, सबको सबको भाई सबको एजुकेशन सबको चाहिए, एजुकेशन हो, न्यूज़पेपर हो, प्लानिंग हो, ड्रग्स सीखनी चाहिए, ठीक है, ड्रग्स ऐसी चीज नहीं है हर कोई खाए। तो अब यहां पे हम सेंटर ये बताता है कि हम भी कानून बनाएंगे, आप भी बनाओ, लेकिन चलेगी हमारी। ये देखो वो टॉपिक जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में डाल दिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये उठा के कहां डाला? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, सारे स्टेट्स के अपने अपने। हमने कहा तुम सबके सब स्टेट आपस में अगर तुमने फॉरेस्ट अपने पास रख लिया, तुम लोग सारा नाश ही कर दोगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। फिर हमने देखा एजुकेशन, अगर एजुकेशन यूपी की भाई यूपी के पीछे रह गई, केरला की बेहतर हो गई, तो लो हार गए वैसे ही, आधा गेम तो वैसे ही हार गए, सारे यूपी जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, ये भी नहीं होने देंगे। फिर एनिमल्स का, बर्ड्स का प्रोटेक्शन, अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डालते तो किसी स्टेट से हो सकता है टाइगर, एलिफेंट, राइनो गायब हो जाते, हम ऐसा होने नहीं देते। पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर यूटीज के लिए कोई बात हो रही हो या एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए कोई बात हो रही हो, तो उसके लिए कोई सुनने वाली बात ही नहीं है। ओनली पार्लियामेंट इज देयर एंड इट कैन डू इट्स जॉब। उन्हें वो करेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला है भी नहीं, ठीक है। नाउ 101वां अमेंडमेंट आया, जीएसटी। इस अमेंडमेंट ने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल होना चाहिए। जीएसटी का मतलब है कि एक ऐसा रेजीम हो, टैक्स रेजीम हो जो कि यूनिफाइड हो। अब यूनिफाइड का वर्ड जहां भी आ जाए, क्योंकि जीएसटी से पहले तो क्या चलता था, आप देखो, वैट है, सेनवैट, सेंट्रल वैट, ठीक है, फिर इसके अलावा सर्विस टैक्स, एसटी, सर्विस टैक्स लिख रहा हूं उसको मैं, ठीक है। इसके अलावा अपने और सेस होते थे, सरचार्ज होते थे, जो भी चीजें होती थी। हमने कहा पूरा एक करो यार, मार्केट देखो, बाहर से कंपनियां आती हैं, कहती हैं जाने क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, कभी इस वाले स्टेट में ये टैक्स है, कभी इस वाले में ये टैक्स है, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सो हमने कहा ठीक है, चेंज करते हैं, रुक जाओ, लाओ डन करते हैं। पार्लियामेंट ने कहा अब हम 101वां अमेंडमेंट ले आए हैं और संविधान में संशोधन हो गया है। अब इसकी वजह से क्या बना है? जीएसटी काउंसिल बन गया है। जीएसटी आ जाए, दैट मींस पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए, लेकिन जो यूनिफाइड रेट रहेंगी, यूनिफाइड टैक्स रेजीम रहेगी। बस साफ बात, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, कोई भी चीज के लिए अगर इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है, इंटरस्टेट यहां पे बात हो रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान आगे पीछे जा रहा है, तो अब वो सामान ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उस पर टैक्स जो है वो यूनिफाइड वो यूनिफाइड तरीके से लगेगा। चलो, कुछ बात हुई रेसिडुअरी सब्जेक्ट की। कुछ टॉपिक ऐसे जो किसी को समझ में नहीं आते थे उस समय, आप मान लो 1947 में एआई किसको पता थी? एआई तो किसी को एआई के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो एआई जैसे टॉपिक हो, सुपरमैन जैसे टॉपिक हो, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई नया इन्वेंशन ही हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो उसके लिए पार्लियामेंट जिम्मेदार होगी फिर उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने के लिए। खत्म हो गई बात, यही है। अब रेसिडुअरी पावर देखो, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर उसको रेसिडुअरी टैक्स भी लगाना है उसके ऊपर,
पावर तो एक तो होती है कि उसके ऊपर कानून बना दो कि ये चीज बैन है या अलाउ है, कोई भी चीज हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक पावर ये भी होती है कि इंक्लूड्स द पावर टू लेवी टैक्स, कि रेसिडुअरी टैक्स, कि अब यार अगर एआई जैसी चीज आ गई है और सबके फोनों में मान लो एआई चैट जीपीटी सब कुछ हो जाए, तो भैया सब लोग स्मार्ट हो रहे हैं, अगर सब लोग स्मार्ट हो रहे हैं, क्या हम इनसे टैक्स ले लें इस बात पे? अगर लेना है नहीं लेना है उसमें पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, बस साफ बात है। लॉजिक बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट क्यों है, ऐसा क्या है यूनियन लिस्ट में, क्या है वो मैटर है जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो बड़े बड़े मैटर हैं, जिन मैटर के लिए ऐसी जरूरत है कि सारे के सारे लेजिस्लेशन, सारे के सारे कानून सबके लिए पूरे पूरे देश भर में सेम हो, ठीक है। स्टेट के लिए क्या क्या है, मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस। यूपी की जो इक्वेशन है इट इज नॉट द सेम एज कर्नाटका, जो बिहार की इक्वेशन है इट इज नॉट द सेम एज अरुणाचल। सो अब इन एरियाज में डाइवर्सिटी होती है, इन एरियाज में हम मानते हैं कि यार ये स्टेट के पास है, स्टेट के पास रहने दो ये काम, समझ में आ गई बात, ये तो एक ओके है। नाउ कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है, हम ऐसा मैटर कुछ कुछ होते हैं जिसमें हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हम स्टेट को हक देना चाहते हैं कि आप अपने आप से करो अपने हिसाब से, इट इज डिजायरेबल कि आप करो, बट इट इज नॉट एसेंशियल कि आप लोग सब अपने हिसाब से कर लो, नहीं, इट परमिट्स डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मिटी, तीनों चीजें हमारे पास आई बात समझ में, कि इसलिए हमने इनको अलग अलग रखा गया। नाउ चलो आगे, वहां क्या क्या होता है यूएस में, यूएस में जो फेडरल सरकार है उसके पास जो पावर है वो खाली और खाली संविधान के है, संविधान के बाहर कुछ नहीं है। जो भी स्टेट्स है वहां पे जितने 50 स्टेट, उनके पास रेसिड्यूरी पावर होती है। अगर सुपरमैन टेक्सास में लैंड करता है, कांसास में लैंड करता है, तो टेक्सास कांसास ही उस पर कानून बनाएगा, उस पर सेंटर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, ये बात समझ में आई। ऑस्ट्रेलियन सरकार क्या कहती है, हम ये ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कहा कि हम अमेरिकन पैटर्न फॉलो करेंगे ऑफ सिंगल एन्यूमरेशन ऑफ पावर्स, मतलब कि यहां पे खाली और खाली, यहां भैया स्टेट्स का देन चलेगी। चलो कनाडा ने कहा डबल एन्यूमरेशन होगा, मतलब कि फेडरल और यूनियन लिस्ट जो हमारी जो हम देखते हैं हमारी वाली यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर, वो हमने कनाडा से सीख ली, हमने कहा ये वाला सिस्टम बढ़िया लगा, ये लेते हैं। जीओआई एक्ट में क्या बोला गया था कि फेडरल प्रोविंशियल कॉन्करेंट लिस्ट होगी, ऐसा बोला गया, हमने कहा नाम चेंज कर लेते हैं, हमने कहा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, हमने दो के नाम चेंज कर दिए, सही बात हो गई। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द स्कीम विद वन डिफरेंस, क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ, जीओआई एक्ट के हिसाब से रेसिड्यूरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, वाइसरॉय के पास थी, लेकिन हमने कहा ना 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 ना, एक आदमी के हाथ में पावर देके तो हमने देख लिया है। इंडिया ने कहा ना 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 ना, ये वाला गेम हम खेल चुके हैं, ये गेम तो अब हम खेल के, हमने कहा अब नहीं खेलेंगे दोबारा ये वाला गेम। जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, नॉट इन वन पर्सन। हमने कहा वन पर्सन के ऊपर तो पावर देनी ही नहीं है, ये तो वेरी बैड गेम है, ये तो नहीं खेलेंगे। फिर हम आगे चले, हमने कहा लाओ बताओ, अब जब भी सेंट्रल कानून बना रहा है कोई, तो सेंटर बना ले कानून, ठीक है बना लो भैया। देखो आप ऐसे समझो इसको, ये एक छाता है, छाता कैसे बनाते हैं, चलो ऐसे बना देते हैं, चलो ठीक है, ये छाता है, इसके नीचे छोटे छोटे भाई लोग खड़े हैं, ये लोग, ठीक है। अब ये लोग खड़े हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन इनमें से एक बड़ा भाई होगा जो इस पकड़े हुए होगा, इसको पूरे को, छाते को, ठीक बात है। अब अपने अपने हिसाब से बना लो कानून, तुम बना लो अपने हिसाब से कानून, पर मेरे छाते के नीचे रहोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंट्रल लॉ ही ओनली प्रिवेल करेगा स्टेट लॉज के ऊपर। एक एक्सेप्शन है यहां पे, अगर अगर किसी स्टेट ने कानून बनाया है, स्टेट लॉ ने कानून अपना बनाया, इसने एक स्टेट ने क्या किया, बिल पास किया, अब बिल कहां गया, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट। याद करो हमने पढ़ा था गवर्नर के समय पे, अभी गवर्नर अभी आगे भी आएगा चैप्टर, सो आप याद करो कि कैसे हमने देखा था कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व हो जाता है फॉर हिज कंसिडरेशन, राष्ट्रपति मतलब है यहां पे कि खुद यूनियन सरकार, मतलब स्टेट, जब जब सेंटर के जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे सारे नेता, सारे जो जो हमारे कैबिनेट होती है, जब ये खुद ही कह दे कि हाँ ठीक है इनको इनको अलग से हक चाहिए, यानी कि हम उस केस में जब सेंटर ऑलरेडी हाँ कह चुकी हो तभी स्टेट का कानून चल पाएगा। ये इसके पास हम एक छाता और दे रहे हैं, लो मान लो ऐसा ऐसा हो जाए सिस्टम, ठीक है। मैंने कहा कि एक बच्चे ने बोला, एक छोटे भाई ने बोला कि मुझे अपना सेपरेट छाता चाहिए, ये लड़ाई हुआ, ये एकदम माना ही हुआ है कि मैं तो मर के मानूंगा, नहीं तो मैं बारिश में भीगूंगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ले भैया ले जा, तू कर ले अपने हिसाब से कर ले, और राष्ट्रपति ने असेंट के लिए रखा था, राष्ट्रपति ने असेंट दे भी दी, तब स्टेट लॉ विल प्रिवेल इन दैट स्टेट, इन दैट स्टेट ओनली। फिर ये नहीं कह सकता छाते के नीचे ये भी आ जाए छोटा भाई दूसरा वाला, ये भी नहीं आ सकता, नहीं, खाली तुम ही रहो उसके नीचे, तुम्हें भीगने का मन है भीगो, ठीक है, ये बात होती है। आई बात समझ में। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड कैसे होता है, ये देखो लाल फर्श राज्यसभा। एक बात बताओ, लाल और हरे में क्यों फर्क है हमारे यहाँ दो, हमारे दोनों सभाओं में, कि लाल क्यों यूज होता है और हरा क्यों यूज होता है? मैंने लास्ट ईयर पूछा था, इस बार पूछूंगा, देखें जरा किसको पता याद है। नाउ पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हम कानून बना सकते हैं ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, कब, जब ऐसे कुछ 5 काम हो जाएं।
पहला काम क्या है? पहला काम है जब राज्यसभा अपने आप से रेजोल्यूशन एक पास कर दे। ये क्या है सर? रेजोल्यूशन माने एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा कुछ भी रिजॉल्व ले रही है राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी 245 लोग जो यहां बैठते हैं, 245 का 2/3। ठीक है, अब जब इतने लोग खड़े होकर अगर कह रहे हैं, दैट मींस कि ऑलमोस्ट पूरी आबादी कह रही है, हाँ, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लोग हैं, अगर ये 2/3 से ज्यादा यस बोल रहे हो कि कुछ स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए, दैट मींस ये रेजोल्यूशन फिर पास हो गया है और ये रेजोल्यूशन फिर फोर्स में रहता है 1 साल तक एंड कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम, जब जब राज्यसभा चाहे, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। आ सकता है, बढ़ा सकते हो और कर लो। लॉज सीज टू हैव इफेक्ट इस रेजोल्यूशन का जब जब फेलियर हो जाएगा, जब एक्सपायर हो जाएगा कि ये वाला रेजोल्यूशन, तो एक्सपायर होने के 6 महीने तक वो वाले कानून चले रहेंगे, लेकिन लॉ विल सीज टू एक्सपायर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो राज्यसभा ने पारित किया था, जो एक एक साल के लिए एक बार लाया जाता है, मान लो 1 साल बाद इस रेजोल्यूशन का एक्सपायरी हो गई, तो भी 1.5 साल तक, टोटल 1.5 साल तक फिर कोई कानून बन सकता है जो कि राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी बनवाने के लिए। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अ स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट लॉ, उसमें क्या होगा? द लैटर इज टू प्रिवेल, ऑफ कोर्स। जैसे क्या? हमारा जीएसटी यही प्रिवेल कर रहा है, इसके अलावा कोई और प्रिवेल कर ही नहीं रहा है। चलो, ये बात समझ में आई। हमने देखा और कब कब होता है? जब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है, उस समय पार्लियामेंट ही सर्वे सर्वा है, पार्लियामेंट ही माई बाप है। लॉज बिकम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स। जब जब इमरजेंसी आई, जब जब कुछ हुआ, तो इमरजेंसी अगर खत्म हुई, उसके बाद जाके स्टेट्स में जान आएगी, उसके बाद जाके स्टेट्स जो है जिंदा होंगे। फिर जब भी स्टेट लॉ पार्लियामेंट्री लॉ में कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, उस केस में भी लेटर ही चलेगा, उस केस में भी पार्लियामेंट ही चलेगा। लेटर माने होता है बाद वाला, फॉर्मर माने होता है पीछे वाला। तो लेटर लिखा हुआ है, जब भी इमरजेंसी लगेगी उस समय पे बड़े भाई की ही चलनी है, छोटे भाई इज अंडर अरेस्ट, इस छोटे भाई इज अंडर सस्पेंशन। वो बेचारे ग्राउंडेड हो गए। जब स्टेट खुद ही से हाथ जोड़ दें, कह दें मालिक हमसे ना हो पाया, हम ना कर पा रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट ये खड़े होकर कह दें कि मालिक हमारे लिए कुछ कानून बना दो, हमसे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? उस केस में पार्लियामेंट बोलेगी क्या चाहिए कि हमें साहब कुछ ऐसा एक्ट बना दो जैसा ये प्राइस कंपटीशन एक्ट बना दो, ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दो, हमसे ना हो पाएगा। तो हमने कहा लॉ बना देंगे, ठीक है। वाटर, अर्बन लैंड, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, ये कुछ कुछ ऐसे एक्ट हैं जो स्टेट्स ने बोला मालिक आप बनाओ, आप बड़े आदमी हो। तो फिर हमने ऐसा लॉ बनवाया। जब ये लॉ बना तो ये ओनली टू दो स्टेट चलेगा जिन स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया है। अगर यूपी और बिहार मिला के कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बनाओ आप वाटर पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट, ठीक है, तो यूपी बिहार के अलावा किसी और स्टेट के लिए फिर ये कानून नहीं बनाएगी पार्लियामेंट, खाली उन्हीं स्टेट के लिए बनाएगी जिन भाई देखो जिन्होंने रिक्वेस्ट करी उन्हीं के सुनेंगे। सही बात है। सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। जिसने बनाया वही फिर रिपील अमेंड जो करनी होगी वही करेगी। स्टेट क्यों कर लेगा कोई इसमें फिर बीच में? अब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई हम कहीं जाके दोस्ती करे आए, लड़ाई झगड़ा करे आए, तो हम अगर बाहर जाके किसी से दोस्ती करके आते हैं, जैसे यूएन है, जेनीवा कन्वेंशन है, एनवायरमेंट के लिए कोई हम अगर अभी एसडीजी गोल दे आए या एनडीसी गोल दे दिया हमने, नेशनली डिटरमाइंड, क्या पढ़ते हैं हम इसमें? सीओपीज में जाके क्या क्या बोल के आते हैं हमारे सारे मिनिस्टर लोग, बताओ जरा क्या लिखा है? तो एनडीसी जैसा कुछ होता है कि हम अपना इतना पोल्यूशन कम करेंगे, हम इतना जो है ग्रीन हाउस एमिशन जो गैसेस हैं वो कम कर देंगे। तो उस केस में क्या हुआ? मतलब हमने बाहर जाके दोस्ती कर दी है, बाहर जाके हम ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर और कमिटमेंट है हमारे साथ कि हम भैया अब इसको देके रखेंगे। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन जब लगता है, ऐसे केस में पार्लियामेंट है, सब कुछ है ही है। लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल। अगर विधानसभा चाहे तो हटवा दे। सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और ऑल्टर्ड और रीएनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इनका मन करेगा तो हटा देंगे, नहीं होगा तो नहीं हटाएंगे। हो सकता है क्योंकि स्टेट के ऊपर लगाया गया तो स्टेट अब वापस आ गया है, स्टेट अब जिंदा हो गया है, तो पहले तो नहीं था। नाउ सेंटर का कंट्रोल कैसे अपने देखो, सेंटर कैसे कंट्रोल चेक करता है स्टेट के ऊपर? ये सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं। मतलब कि यहां पे गवर्नर साहब को देखो, जब कोई भी स्टेट कोई बिल पास कर ले अपनी विधानसभा में, अगर विधान परिषद है तो फिर वहां से पास हो जाए, मान लेते हैं, ठीक है, और उस बिल को गवर्नर साहब के पास भेजा गया कि जरा इस पर दस्तखत करो भैया, तो गवर्नर साहब कहते हैं ना ना ना, ये तो पहले जाएगा सेंटर के पास। गवर्नर साहब से पूछा क्यों भेजे, क्यों क्यों वहां क्यों भेजे? कि मेरा मन। कि अच्छा आपका मन है, तो इसका मतलब है गवर्नर साहब ने रिजर्व कर दिया है बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास यहां पे है एब्सोल्यूट वीटो। लो लड़ ली। अब आर्टिकल 200 201 यही कहते हैं कि भैया चाहे जो हो जाए, अगर राष्ट्रपति जी के पास आ गया बिल और राष्ट्रपति जी ने देखा समझा, पहले तो ओके कर दिया तो ठीक है, अगर ओके नहीं किया लेके बैठ गए अपने पास, बस कुछ नहीं बताएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे ऐसे मैटर कुछ होंगे ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन अगर कोई स्टेट सरकार लाने, अब ये अपने अगर लाना चाह रही हो, वो कह दे कि मैं स्टेट, मेरे यहां पे ट्रेड और कॉमर्स ऐसा नहीं चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, कैसा भी नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में मतलब कि राष्ट्रपति जी से वो मंजूरी लेके पहले ही आए थे, तब जाके उन्होंने अपने स्टेट की विधानसभा में वो बिल पेश किया था। राष्ट्रपति जी से मंजूरी ऊपर लेके बैठे हुए हैं, तभी उसके बाद वो आगे अपना काम कर पाए। जब भी देश में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360,
इस समय क्या करेगा, सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल, कि कोई मनी बिल नहीं आएगा आपके यहाँ पे, कोई ऐसा बिल नहीं आएगा, ऐसा विधेयक नहीं आएगा जो कि पैसे से जुड़ा हुआ होगा। एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंट्रीज, जो अपने कंसिडरेशन, मतलब कि सेंटर कह देगी आप कोई भी बिल अपने आप से पास नहीं करोगे हमसे बिना पूछे। देश में क्या लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ऐसे केस में सर्टेन केसेस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रेसिडेंट, गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस ऑल्सो। अगर स्टेट सरकार को मना किया हुआ है, या स्टेट विधानसभा जो डिसॉल्व है, या स्टेट विधानसभा जो अपने सेशन में नहीं है, ऐसे केस में स्टेट सरकार बोलेगी हमारे पास तो ऑर्डिनेंस का रास्ता है, हमारे पास तो अध्यादेश का रास्ता है, बिना विधानसभा में डिस्कशन किए हम गवर्नर के नाम पे अपना ला सकते हैं। गवर्नर साहब के लिए आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है कि आप कुछ कुछ चीजों पे अपने आप से दस्तखत नहीं करके दोगे इन्हें, नहीं, हमसे बिना पूछे, सेंटर से बिना पूछे। आपको वहां भेजा इसीलिए गया है क्योंकि आप सेंटर का कंट्रोल वहां दिखा सकते हो स्टेट के ऊपर। वही चीज रोकने के लिए, करवाने के लिए हम इनको भेजते हैं। ठीक है, आई सरकारी कमीशन की रिपोर्ट। ये क्या हुआ सर, ये सरकारी सर थे, बहुत सीनियर जज थे। तो क्या होता है कि इनके नाम से कमीशन बनता है, सरकारिया कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने बोला कि मालिक फेडरल सुप्रीमेसी तो कोई याद ही रख ले तो सबसे बेस्ट हो जाए। ये क्या होता है कि फेडरल सुप्रीमेसी मतलब होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम हार्मनी चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं दोनों बड़े भाई छोटे भाइयों के बीच में। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी चल ही रहा है तो प्रॉब्लम है। If this principle of union supremacy is excluded, it is not difficult to imagine its deleterious results। कि भैया यूनियन सुप्रीमेसी रहेगी तो ज्यादा ही, मतलब सेंटर की चलती रहेगी, सेंटर ज्यादा खेल जाएगा, इसको नहीं इतना बैटिंग देनी है, छोटे भाइयों को बैटिंग देनी है। द रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी का मतलब होता है therefore is indispensable for कोई सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ कोई फेडरल डेमोक्रेसी हो, कोई फेडरल सिस्टम हो। यानी कि हमारे यहाँ फेडरल सुप्रीमेसी हमारे यहाँ स्थापित होती है किसी हाल में, उसकी स्टडी हो रही है, उसके ऊपर रिकमेंडेशन आई, इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दे दी, लो लड़ लो। अब इतनी रिकमेंडेशन दे दी, सेंटर कह रहा इतनी ज्यादा, इतना काम करते थे हम, कि नहीं इतना काम नहीं करते थे तुम, इसलिए दी गई है। रेफर्स टू सुपीरियोरिटी ऑफ यूनियन सरकार, जो फेडरल सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ पे, कि भैया ओवर द स्टेट सरकार के कोई भी लेजिस्लेटिव काम हो, कोई प्रशासनिक काम हो, उस पर स्टेट की चल रही है। चलो भैया नेक्स्ट पार्ट पे चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब ये देखते हैं, हम अभी रिलेशन देख रहे हैं सेंटर और स्टेट के, जिसमें हम अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट पे आ गए। चलो ओके, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम क्या क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये आर्टिकल संविधान में लिखे हैं और ये बताते हैं कि आपस में इनके कैसे कैसे जुरिस्डिक्शन है, कैसे कैसे इनका एक्ट, कैसे कैसे क्या क्या चलने वाला है। हमने जब पहला समझना शुरू किया, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव काम दिए कैसे गए, पहले ये बता दो। तो सेंटर के पास अपनी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इधर स्टेट के पास अपनी एग्जीक्यूटिव है। तो स्टेट का कुछ आप देखोगे थोड़ा सा टेरिटरी अपनी अपनी है, कॉन्करेंट में भी है, स्टेट में भी है। अच्छा, इसका मतलब है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कहां कहां पे काम नहीं कर सकता है, जहां जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कोई टॉपिक ऐसे हो जहां पे सेंटर ने ऑलरेडी कानून बना रखा है। सेंटर अगर कह दे कि नहीं फॉरेस्ट ऐसे ही प्रोटेक्ट होंगे, अगर सेंटर कह दे कि नहीं एजुकेशन ऐसे ही होगी, कैसी होगी, 10th के बोर्ड होंगे, 12th के बोर्ड होंगे, तो कराने पड़ेंगे, फिर स्टेट को कराने पड़ेंगे, उसमें कोई दो राय होगा ही नहीं। ठीक बात है। अब यूनियन सरकार को देखो, यहां पे दो केस क्या क्या हो सकते हैं। यहां पे यूनियन सरकार अपना काम कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं, पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्स इट ऑन द सेंटर। मतलब क्या है इसका, कि मतलब ये है कि एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। भैया सेंटर चाहे तो इनके बीच में भी घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमें बनवा के दिया गया इसलिए ताकि स्टेट अपने आप से बिदक ना जाए। हमारे स्टेट अगर 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 वो हो गए जैसे कहते हैं ना रिबेलियस, तो उनको रोकने के लिए। अब स्टेट और सेंटर के बीच में ऑब्लिगेशन देखो आप, तो जो भी सरकार के काम होते हैं, एग्जीक्यूशन पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज बाय सच अ वे, कैसे कि हम जनरल ऑब्लिगेशन पूरे करेंगे कैसे, और कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होंगे वो पूरे करेंगे कैसे। ये क्या हो रहा है सर, ऑब्लिगेशन माने क्या होता है कि कुछ कुछ जो कानून जो पार्लियामेंट ने या स्टेट सरकार ने बनाए हुए हैं, वो हम क्या करेंगे, वो अप्लाई होंगे स्टेट में, और उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, हर स्टेट सरकार को मानना ही पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होते हैं, पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून है, सेंटर ने कहा कर रहा हो तो करा लो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। नॉट टू इंपीड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन द स्टेट, हम नहीं आपको इन्वॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जब भी मैटर हैवी हो गया, जब भी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दीज कंप्लायंसेस, अगर स्टेट को बोला गया था कि आपको पूरा करना है, या आपको पूरा ये नहीं करना है, या करना है कि सेंटर का काम है, आप रोकोगे नहीं किसी भी हाल में, और आपने अगर रोक दिया, दैट्स अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दैट्स अ फेलियर ऑफ संविधान। उस समय लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, उस समय स्टेट की सुनवाई बंद, उस समय स्टेट के ऊपर एक्शन लेना खत्म। फिर अब स्टेट का कुछ काम नहीं बचेगा और सेंटर ही सेंटर चलेगा खाली। सेंटर का डायरेक्शन देता है स्टेट को, कैसे कैसे, जब भी देश के जितने भी टेलीग्राम लाइन होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं, जो भी हमारे टेलीफोन लाइन होती हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट के लिए, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए कोई चीज है, तो अगर रेलवेज है, अगर कोई मदर टंग में पढ़वाना है बच्चों को, तो अगर एसटीज के वेलफेयर के लिए कुछ अगर स्कीम लानी है, तो अगर कोई और सैंक्शन बाय द सेंटर,
अंडर आर्टिकल 365। अगर यहाँ पे सेंटर के कोई कहने से कोई स्टेट ने कोई बात नहीं करी तो ये टॉपिक हैं ऐसे जिनमें सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट्स को कि मेरे हिसाब से चलना, जैसा बोल रहा हूं वैसे करना। तुम्हारे स्टेट में से रेलवे पटरी गुजर के जा रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी है रेलवे पटरी को बचा के रखना। कोई भी पटरी पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है अगर सेंटर का डायरेक्शन ये जो स्टेट को दिया गया है अगर ये फेल हुआ तो स्टेट को छोड़ेगा नहीं सेंटर कि ये चीज तुमने बर्दाश्त कैसे, ये चीज तुम होने कैसे दी, ये नामंजूर है। अब इसके अलावा और भी तरीके हैं। कैसे कैसे? जैसे कैसे कुछ कुछ हम पावर दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कैसी पावर? म्यूचुअल डेलीगेशन होता है। अगर आप डेलीगेट कर रहे हो ड्यूटी, मतलब कि काम मेरा था पर मैं थका हुआ हूं, मैं आज नींद में हूं, मैं बोल दूं कि नहीं सर मेरे एक काम करो, आज मैं नहीं पढ़ा रहा, आज आसिम सर पढ़ाते पॉलिटी, तो मतलब है कि मैंने अपना फंक्शन डेलीगेट कर दिया है आसिम सर को। ठीक बात है, मैं ड्यूटी डेलीगेट कर दूं, अपनी रिस्पांसिबिलिटी अपनी दे दूं किसी और को, पावर अपनी दे दूं किसी और को, और ऐसे में मैं बोले लगूं कि साहब ये जो ड्यूटी है, ये पावर आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो इन पावरों पे। संविधान कहता है इस काम के लिए इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पॉसिबल है। कैसे कैसे म्यूचुअल डेलीगेशन होता है? सेंटर कुछ पावर देता है स्टेट्स को, लेजिस्लेटिव पावर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है क्या? ठीक है। इंटरेस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर कैसी होती है? राष्ट्रपति जी अपनी कॉन्सेंट के साथ ही स्टेट गवर्नर को पावर दे सकते हैं, या स्टेट सरकार को पावर दे सकते हैं कि आप कर लो। ठीक है। गवर्नर साहब अपनी कॉन्सेंट देंगे तब जाके सेंट्रल सरकार कोई अपना कोई काम करना उसमें शुरू करेगी। यहां गवर्नर साहब मींस यहां पे स्टेट के सीएम जब एडवाइस कर रहे हैं उन्हें गवर्नर साहब को। पार्लियामेंट विदाउट कॉन्सेंट स्टेट सरकार को दे सकती है अपनी, भैया कि तुम्हें हमने दे दी, एक बार पावर दे दी तुम्हें भैया डेलीगेट कर दिया पावर, तुम्हें फॉरेस्ट के लिए एजुकेशन के लिए कानून बनाना बना डालो, कोई बात नहीं। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस है बस। अब कोऑपरेशन कैसा कैसा होता है सेंटर स्टेट में? तो पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा कैसा हम देखेंगे। फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि जो भी सेंटर के या स्टेट्स के बनाए हुए जो भी कानून हैं, उन कानूनों में सॉरी एक कॉल आ गया था। अब यहां पार्लियामेंट को देखो आप कि पार्लियामेंट कैसे कैसे आगे बढ़ी। पार्लियामेंट ने कहा अगर मैं कोई डिस्प्यूट देख रहा हूं किसके बीच में, कोई स्टेट्स के बीच में, तो पार्लियामेंट बोलेगी कि मैं फैसला करूंगा। कैसे? मैं इंटरस्टेट रिवर, कोई अगर लड़ाई झगड़े आपस में चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है, एपी वर्सेस कुछ भी हो सकता है, एपी वर्सेस तेलंगाना मान लेते हैं, ये हो सकता है। ठीक है। इसके अब यहां पे ऐसे केस में क्या होगा, कोई नदी जा रही है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कर्नाटका तमिलनाडु लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लड़ाई हो रही है पानी के ऊपर, उस केस में पार्लियामेंट बोलेगा रुक जाओ मैं फैसला करूंगा। कैसा? मैं एस्टैब्लिश करूंगा राष्ट्रपति के माध्यम से एक इंटरस्टेट काउंसिल, ये सॉल्व कराएगा आपका डिस्प्यूट। पार्लियामेंट कैन अपॉइंट कोई और अथॉरिटी ऑल्सो, ये अथॉरिटी है, ये बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, ये एक्चुअली में ऑफिसेज हैं, कोई और अथॉरिटी हो सकती है फॉर इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स इंटर कोई भी चीज में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो ऐसे केस में हम बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई बना नहीं है। बस ये बात देखी हमने। अच्छा ठीक है। नाउ एक और चीज हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे आपके होने की वजह से सेंटर और स्टेट रिलेशंस में आपस में तालमेल चलता है। आप जब फ्यूचर में जाओगे सेंटर और स्टेट्स में, तो आपका मतलब है कि आपको रिक्रूट किया है आपको रिक्रूट किया है सेंटर ने, लेकिन आप स्टेट के लिए काम कर रहे हो। सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होती है? जैसे हमारी फॉरेन सर्विस है, जैसे हमारी इंडियन अकाउंट सर्विस है, तो ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। तो और कुछ होती है स्टेट की सर्विसेज, तो ये क्या होती है सर? ये होती है पीसीएस वगैरह। अब कंट्रोल्ड यू आर, अब देखो आप, क्योंकि यू आर कंट्रोल जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। क्यों? क्योंकि इमीडिएट कंट्रोल तो आपका किसके पास है? स्टेट सरकार के पास है। आप जिले में गए हो अपने एसडीएम बन के, डीएम बन के, तो आपके ऊपर स्टेट सरकार अपना हक रखती है कि भाई मेरा ऑफिसर है, ये कलेक्टर है, और इसके ऊपर मैं इसको ऑर्डर दूंगी, ये अपना ऑर्डर फॉलो करेगा। नाउ अल्टीमेट कंट्रोल लेकिन किसके पास है? सेंट्रल के पास है। कि मेरे ऑफिसर का तुमने ट्रांसफर कैसे कर दिया 2 साल से पहले, मेरे ऑफिसर को आपने सस्पेंड कैसे कर दिया 2 साल पहले। फिर आर्टिकल 12 ये कहता है आपको दे रहा है प्रोटेक्शन। कैसा? कि अगर आपकी सर्विसेज से कोई और हो सकता है, एक और नई सर्विस पैदा होनी हो तो भी हो सकती है। संविधान ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा के रेजोल्यूशन। अगर एक नई सर्विस चाहिए, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, लो एक प्लान था लेकिन आया नहीं अभी तक, या मैं कहता हूं इंडियन एआई सर्विसेज, लो मान के चलते हैं ऐसा भी हो सकती है, IAIS। ठीक है, मान के लो, ऐसे ही सोच लो, ऐसे ही क्या सोचने में क्या जा रहा है। अब IAIA की बात हो रही है, यानी कि एक AI सर्विस आने वाली है। भैया ये तो भयंकर लोग आएंगे इसमें सर्विस में, तो अब इस सर्विस के लिए राज्यसभा ही रेजोल्यूशन पास करेगी, तब जाके क्या होगा कि वो सर्विस क्रिएट हो सकती है। चलो ठीक है, अच्छा लगा ये सुनने में। अब ऑल इंडिया सर्विस जो होती है
ये कुछ लोग कहते हैं कि ये फेडरलिज्म का वायलेशन करती है, प्रिंसिपल्स का। कैसे करती है कि लेकिन भैया ये जो है कि देखो साहब, इसमें तो जो है फेडरलिज्म टूट रहा है, जो ऑफिसर होता है वो सेंटर के द्वारा रिक्रूट होता है और उसको स्टेट सरकार अपने अंडर रखती है और सेंटर उसको जब चाहे बुला लेता है। हमारे पास तो सेंटर के पास अपने ऐसे, अब तो देखो सेंटर के पास वैकेंसियां हैं, स्टेट छोड़ ही नहीं रहा है अफसर को, और स्टेट कहता है साहब मेरे पास मेरा वैकेंसी है, आप ऑफिसर देते नहीं हो। दोनों केस हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, हेल्प यहां पे, लेकिन दो तीन आर्ग्यूमेंट ये चलते हैं कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों केसेस में हम ये याद रखेंगे कि यहां हमें याद रखना है आपके होने की वजह से एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना रहेगा, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी दोनों जगहों पे। अब हम समझेंगे बात को कि यूनिफॉर्मिटी जब तक है तब तक तो पॉलिटी हमारी स्ट्रांग है। जो पॉलिटी जहां पे भी डिफरेंसेस आने लगते हैं वो पॉलिटी वीक हो जाती है। ठीक बात है। अब हम देखो, जहां भी कोऑपरेशन होता रहेगा, जहां भी कोऑर्डिनेशन होता रहेगा, जहां भी जॉइंट एक्शन होगा ऑन द इशू ऑफ कोई भी लफड़ा आपस में सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ऐसे केस में बिकॉज ऑफ यू कई बार मैटर सुलझ सकता है आगे बढ़ने से ज्यादा। ओके ठीक है, अंडरस्टूड है, आई बात समझ में। लो हम देख रहे हैं पीएससी। अब देखो ये वाली पीएससी क्या है, जैसे हमारी यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, चलो यानी लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे जेपी इससे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिख रहा हूं मैं यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी है ना नाम इसका, तो ठीक है ये नाम हो गया। एक ये स्टेट का अपना ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा कमीशन है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसके चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये अपॉइंट होंगे गवर्नर के द्वारा, जो कमीशन के चेयरपर्सन हो, मेंबर्स हो, लेकिन रिमूवल ओनली बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता है, स्टेट सरकार रिमूव नहीं कर सकती है अपने यहां पे कमीशन के अंदर आए हुए ऑफिसरों को। नहीं, रिमूव कौन करेगा? राष्ट्रपति ऊपर से। एक और चीज हो सकती है, संविधान ने कह तो रखा है लेकिन कभी बहुत कम रेयर केस में हम देखे हैं इसका काम होते हुए। अब ये समझो आप कि जितना भी पार्लियामेंट ने अभी तक काम किया है वो क्या किया है, आपकी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए किया है। पार्लियामेंट एक और चीज कर सकती है, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स खड़े होकर बोलें कि साहब हमें चाहिए नए अफसर बढ़िया वाले, तो कौन लाके देगा? कि स्टेट की पीसेस लाके देगी कि तुम एग्जाम करा लोगे कि नहीं हम नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम बोलेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा कि हम एक काम कर सकते हैं, आपके लिए जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन आ सकता है। आप दोनों स्टेट, पंजाब हरियाणा ऐसा हो सकता है, आंध्र तेलंगाना ऐसा हो सकता है, बिहार झारखंड ऐसा हो सकता है कि ये दो स्टेट अभी अभी नए नए बने हैं। देखो झारखंड नया ना बना है, झारखंड ने कहा मेरे पास अभी पीएससी है नहीं, मेरे पास अभी ये नहीं है, तो ऐसे केस में आइदर यूपीएससी हेल्प मी आउट, ठीक है ये हो सकता है, या फिर मेरे लिए बिहार का ही जो है वो अपना पीसी एग्जाम मेरे यहाँ भी करा ले। तो यूपीएससी कैन सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट। जब स्टेट रिक्वेस्ट करे, स्टेट सरकार के गवर्नर साहब बोले जाके कि साहब क्या हमें राष्ट्रपति का अप्रूवल मिल जाएगा, यूपीएससी को एक हमें काम सौंपना है अलग से, तो यूपीएससी ले लेगा काम, ठीक है। यूपीएससी विल असेस द स्टेट, वो हेल्प करेगा। कैसी वाली? व्हेन रिक्वेस्टेड बाय 2 और मोर स्टेट इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग द स्कीम्स ऑफ कोई भी जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी सर्विस में हो, आपको सर्विस के लिए रूल बनाने में, सर्विस का रिक्रूटमेंट कराने में, कैसे अफसर चाहिए होंगे, क्या क्वालिफाइंग, क्या उनका क्रेडेंशियल, क्या चीज चाहिए, वो बेस्ट चीज हम ढूंढ के रखेंगे। चलो ठीक है, जुडिशियल सिस्टम कैसा देखेंगे हम देखेंगे यहां पे कि जुडिशियल जो हमारी है वो इकलौती है। पॉलिटी हमारी डबल है। पॉलिटी हमारी एक, पॉलिटी सेंटर और स्टेट दो तरह की है हमारे यहाँ। सेंटर की सरकार के अलग चुनाव होते हैं, स्टेट सरकार के अलग चुनाव होते हैं, लेकिन जहां पे जस्टिस की बात होगी, न्याय की बात होगी, वहां हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी सिंगल है। जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो देखो आप कहां से आ रहे हैं, राष्ट्रपति के यहां से आ रहे हैं, वो राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं उनको। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहलवाती है तब जाके अपॉइंट होते हैं, लेकिन अपॉइंट तो कौन कर रहा है? सेंटर ही कर रहा है ना, स्टेट में भी ना। अपॉइंटेड बाय द ये तो अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उस स्टेट के गवर्नर साहब कि आपके यहाँ पे हम ये वाले कि आपके यहाँ पे इस वाले हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट है जो इसका बॉम्बे का, जो गोवा के लिए भी काम करता है, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा, यानी कि गोवा सरकार के गवर्नर साहब जो होंगे उनसे पूछा जाएगा, और और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ पे अगला चीफ जस्टिस हम ये वाला निर्धारित करेंगे, आपको मंजूर है, अलाउ कर रहे हो, आप ही बता दो। अच्छा, तो हम उनसे पूछ लेंगे ट्रांसफर करना है, रिमूव करना है, आप बता दो मालिक, और राष्ट्रपति जी ही करेंगे, लेकिन करेगा कोई और नहीं। तो यानी पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश कोई नया कॉमन हाईकोर्ट दोनों के लिए, दो स्टेटों के लिए। जब महाराष्ट्र गोवा के लिए था, पंजाब हरियाणा के लिए आज भी चल रहा है वही। तो इनके यहाँ अब चल रहा है, तो चल रहा है अभी तक वो काम, उसमें कोई रुका ही नहीं है। इमरजेंसी चल रही है, जब इमरजेंसी आ गई, सेंटर टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, कोई सवाल जवाब ही नहीं। स्टेट सरकार जो है इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। स्टेट सरकार की कहानी खत्म, किस्सा क्लोज, चैप्टर बंद, अब नहीं होगा इनका कुछ, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? ही विल टेक कंट्रोल, ही विल अज्यूम द कंट्रोल ऑफ कोई भी स्टेट भाई जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो।
कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ, या अपने नाम पे किसी और को दे दें, गवर्नर साहब को दे दें कि आप उस स्टेट में अथॉरिटी की तरह काम करो, आप स्टेट सरकार के सारे रोल निभाओगे, आप काम करोगे। जहां फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 के अंदर, इसका मतलब है सेंटर देता है डायरेक्शन कि जो भी डायरेक्शन हम दे रहे हैं, कोई मनी बिल नहीं, कोई सैलरी में ज्यादा नहीं, कोई काटो सबकी सैलरी, अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, जो भी पर्सन स्टेट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरियां काटो, बांटो, जो करना काटो। अभी इस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी है देश में, अभी हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन जब तक नहीं आता तब तक ऐसे ही चलेगा। इधर चलो 355, यहां पे संविधान ही कहता है कि जो स्टेट सरकार है वो छोटी है। यहां पे सेंटर के ऊपर दायित्व है कि आपको प्रोटेक्ट करना है सारे स्टेट्स को, बचाना है सारे स्टेट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन, फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, हर चीज से, टू एंश्योर स्टेट सरकार अपने आप काम कर रखे, अपने आप से काम करती रहे, शुड बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर के पास जिम्मेदारी है, सेंटर डील करेगा, छोटा भाई है ना वो तो स्टेट, तो सेंटर के पास जिम्मेदारी है कि वो छोटे भाइयों को बचाएगा इन सारे आपदाओं से। ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नर साहब भेजते हैं, हम स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर भेजते हैं। तो ये दोनों के दोनों देखो ऐसी पोस्ट हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट के ही, सेंटर के ही एजेंट की तरह काम करते हैं। इधर जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं लेकिन रिमूव होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? यहां पे जब भी मैंने लिखा है ये वर्ड, इसका मतलब है ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ, बस ऐसे समझना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चलो ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, हमने ऐसे कुछ कुछ चीजें बना रखी हैं। हम इस तरीके से क्या देखते हैं कि सेंटर का कंट्रोल दिखता है ओवर स्टेट्स। देख लो आप, ये सारे इंटीग्रेशन काउंसिल है, काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो अलग से आया था, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, यूजीसी है, जाने कितने कितने खूब सारे हमारे पास। तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब चलो आगे फाइनेंशियल पैसे की बात पे। तो पैसे की बात जहां आ चुकी है, पैसे की बात में हो गया लफड़ा झगड़ा। अब पैसे की बात पे आते ही हमेशा तय होगा कि टैक्स जो है कौन लगा रहा है, सॉरी इसको अच्छे से लिख लेता भाई तो ताकि समझ में आ जाए आपके, कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, ठीक है, और कौन इसको एप्रोप्रिएट करेगा, कौन बांटेगा, ऐसे समझ लेना। और जितना भी एप्रोप्रिएशन हो रहा है क्या वो फेयर है कि नहीं है, ठीक है। आप समझे बात को, क्या कहानी होने वाली है अब आगे। ये पार्ट 12 जो है इतना सॉरी, ये पार्ट 12 जो है इतना भयंकर है। ये भयंकर इसलिए है क्योंकि ये तय करता है कि स्टेट का या सेंटर का जो भी टैक्स हम, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई नया सरचार्ज हो, कोई सेस हो, स्वच्छ भारत सेस हो, किसान कोई हमारे कोई एग्रीकल्चर सेस हो, तो अगर वो सेंटर लगा रही है या स्टेट लगा रही है, कलेक्ट कौन कर रहा है और बाद में बांटेगा इसको कौन, कैसे बांटेगा, ठीक है। हम ऐसे तय करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये रहे वो आर्टिकल, ये आर्टिकल के अंदर आपको दिख जाता है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ सब कुछ पैसा वैसा बटेगा आपस में, और कौन पैसा बंटवाएगा। ये बंटवाएगा बड़ा भाई, ये बड़े भाई का दोस्त है फाइनेंस कमीशन, ये बाहर से आता है, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे देखो प्रोविजन है वो तो संविधान में लिखे ही हैं। नो नीड फॉर देम टू रेक्टिफाई एवरीथिंग बिकॉज दे आर नॉट नीडेड, बिकॉज यूपीएससी वोंट एवर आस्क यू कि हमें ये बताओ इस एक्ट का डेफिनेशन क्या है, कोई मतलब नहीं उससे। अब टैक्सेशन पावर देखो आप, पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, कैसी कैसी, अपनी अपनी लिस्ट में अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाने की। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 13 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक टैक्सेस। इसके ऊपर स्टेट के पास अपने कुछ एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक टैक्सेस, 18 यहाँ पे। नो टैक्स एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखना 101 से पहले तक जो जीएसटी आया था उसके पहले तक कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं था जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। 101 अमेंडमेंट आया, इसने बोला कि हम एक्सेप्शन ला रहे हैं, क्या हम स्पेशल प्रोविजन लाएंगे विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। मतलब कि जीएसटी हम डाल रहे हैं कॉन्करेंट इसमें लिस्ट में डाल रहे हैं, कॉन्करेंट पावर अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी, ठीक है जी, ओके। लेकिन रेसिड्यूअल पावर यहां अभी भी सेंटर के पास ही है कि मतलब कोई नई चीज अगर प्रकट हो गई, कोई नया खर्चा आ गया, कोई नया गिफ्ट टैक्स है, कुछ भी है, देखो आप जो जो चीजें हुई है पहले वो पार्लियामेंट के पास पावर रहती है, पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है कि हम बताएंगे कि किसके लिए कितना कितना टैक्स जाएगा। चलो ठीक बात है, आगे चलते हैं, कहानी अपनी पूरी करते हैं कि यहां पे हम देख रहे हैं कि टैक्सिंग पावर जो है स्टेट्स की कैसे कम हो रखी है। स्टेट के पास कहां कहां टैक्स लगाने की छूट रहती है, प्रोफेशन टैक्स लगा देंगे, ट्रेड पे टैक्स लगा देंगे, उस पे व्यापार पे, अपने कोई कॉलिंग्स पे, अपने कोई एम्प्लॉयमेंट पे, इस पे टैक्स लगा सकते हैं वो। स्टेट सरकार इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोजिंग अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। कहां पे, जहां वो गुड्स और सप्लाई जो है वो स्टेट के बाहर से आ रहा हो, ठीक है, या फिर वो जो सप्लाई है टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। अगर बाहर से देश से आ रहा है या देश के बाहर से जा रहा है तो स्टेट उस पर पैसा नहीं लगा, तो स्टेट उस पर पैसा नहीं कमाएगा, सेंटर कमाएगा पैसा, बाद में उसको स्टेट को पकड़ा देगा कुछ कुछ। स्टेट की विधानसभा कैन इंपोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन या सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे भी एक्सेप्शन क्या है, जो सेंटर की जमीन है, ऑफिस है, रेलवे है, जो भी चीजें हैं, वो जितना बिजली खा रही है वो चीज पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक बात है। स्टेट कहां का टैक्स लगा सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, उस पर लगा सकता है, या
कंज्यूम्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड या सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई रिवर बोर्ड बना दिया और रिवर बोर्ड ने कहा कि मैं बनाऊंगा यहाँ पे डैम, डैम बना दिया। अब स्टेट बना तो स्टेट की जमीन पे ही है, स्टेट के द्वारा पास होती हुई नदी के ऊपर बना हुआ है, तो उसके लिए क्या स्टेट कह सकता है कि मुझे इस पर टैक्स दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं, ठीक है। पर सेंटर का अपना ऑफिस होगा, परमानेंट ऑफिस होगा, उसका जो भी खर्चा पानी होगा उस पर स्टेट सरकार टैक्स नहीं लेगी। हो गई बात खत्म। चलो, अब जो 80वां अमेंडमेंट आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये कहता है कि हम बताएंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो पैसा कलेक्ट किया है हमने जनता से, कैसे कैसे। 80वां अमेंडमेंट और 101वां अमेंडमेंट, इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। 80वां क्या बोलता है कि मैं बनाता हूं 10th फाइनेंस कमीशन। 80वां जो अमेंडमेंट आया सन 2000 में, उसकी वजह से क्रिएट क्या हुआ? फाइनेंस कमीशन। अच्छा, ये कमीशन ने क्या बोला कि जितनी भी टोटल इनकम आई है फ्रॉम सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, 29% जाएगा स्टेट्स को, शुड गो टू स्टेट्स। यानी ये क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन। ये पैसा बांटने का एक रेकमेंडेशन था जो फाइनेंस कमीशन ने दिया और सेंटर ने स्वीकार कर लिया। सेंटर का ठीक है, मान ही लेंगे जब कह रहे हो। कब आया था ये भैया तब का आया था, और तब का बना के हमने रखा था इसको कि ठीक है भैया करा देंगे, ला देंगे आपको। ये अमेंडमेंट डिलीटेड द आर्टिकल 272। क्या था? और इन्होंने कई सारे सेंट्रल टैक्स ला दिए, कई सारे जो भी चीज ला दी। इनकम टैक्स के बराबर लाके रखना है जो बाकी सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज हैं, हम उसको इक्वेट करना चाह रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, तो हम इसको इक्वेशन पे लेके आना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि कोई टैक्स तो बहुत ही पीछे रह जाए, बहुत ही कम रेवेन्यू आ रहा है उससे, और कोई टैक्स बहुत ही ऊपर जाता जा रहा है। तो हम एक बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं ताकि ताकि कुछ ना कुछ तो एक मेजर आ सके आपस में, सब में, बीच में। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 101वां अमेंडमेंट क्या कहता है? 101वां अमेंडमेंट कहता है कि लाओ जीएसटी। अब जीएसटी क्या है सर? जीएसटी है पूरे देश भर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बस ये बात है। अब सीएफआई की बात करो। हमारा संविधान कहता है कि मेरे पार्ट 12 में लिखा हुआ है क्या, 266 के अंदर एक सीएफआई होगा। सीएफआई क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का खजाना, भारत का संचित राजकोष। ये राजकोष क्या है? इसके अंदर देश का पूरा एक सेंटर के लिए, पार्लियामेंट के लिए पैसा है उसमें। देयर विल बी अ सीएफआई फॉर इंडिया एंड देयर विल बी अ सीएफएस फॉर स्टेट्स। स्टेट के पास अपने अपने भी होते हैं खजाने, ठीक है। सीएफआई इज रिलेटेड टू ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड जो भी एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी हो, आप जब सेंटर पे जाओगे, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बनोगे, तो आपकी सैलरी हो, कोई भी चीजें हो, तो इसमें से ही कटती है, इसमें से पैसा निकाल के दिया जाता है। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट का अप्रूवल। पार्लियामेंट के पास बटुआ है, पार्लियामेंट के पास इस तिजोरी की चाबी है, सरकार के पास नहीं है। सरकार मांगती है पार्लियामेंट से। एक बनता है हमारा अलग से कंटिजेंसी फंड, कोई इमरजेंसी आ गई। इट्स इन द नेचर ऑफ इम्प्रेस्ड, कोई ऐसा मौका है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, इसको हम बोलते हैं रेनी डे अमाउंट। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए 15,000 20,000 रुपए अलग से कोने में कहीं, या वो दूसरे किसी बैंक में डाल दो, उस बैंक का एटीएम भी कभी मत रखो अपने पास। दैट मींस वो एक रेनी डे चेक है आपके पास, रेनी डे अमाउंट है कि अगर कुछ हो जाता है, अगर कुछ भी हुआ, मुझे कहीं जाना आना पड़ा, तो मेरे पास 15-20,000 रुपए पड़े हुए हैं कम से कम, वो चीज है। यानी कंटिजेंसी के लिए हमने बना रखा है, पार्लियामेंट ने बना रखा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 19 कब का? 1950 का ही है, तब का आजाद हुए का ही है। और ये फंड, इसकी चाबी किसके पास होती है? आपके पास, फाइनेंस सेक्रेटरी। जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके पास इसकी चाबी रहती है, उसके पास ये फंड की जिम्मेदारी होती है। इस फंड में से अगर इमरजेंसी पैसा निकालना हुआ तो ये पर्सन ही निकाल के ऑथराइज्ड है, जो इस पर साइन करेगा, तब जाके उस फंड से पैसा रिलीज होगा। ठीक बात है। देखो अब सेंटर और स्टेट कैसे कैसे पैसा लेवी करते हैं और पैसा कैसे कैसे कमाते हैं। तो कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो इन आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। ये क्या आर्टिकल 268, 269, 270, 271, यानी एक ऐसा टैक्स मान लो स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन शेयर्स, चेक, प्रोमिसरी नोट्स, जो भी हो, तो ऐसे केस में ये टैक्स किसका होता है? सेंटर का। कलेक्शन कौन करता है? स्टेट। एप्रोप्रिएट कौन करता है? बाद में स्टेटों को मिल जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसा टैक्स होता है जैसे इंटर स्टेट ट्रेड है, दो स्टेटों के बीच में कोई सामान आदान प्रदान हो रहा है, कोई रेवेन्यू हो रहा है, और कोई भी चीज अगर ऐसी कुछ अपना व्यापार हो रहा है, उस केस में वो टैक्स सेंटर का है, बाद में स्टेट को मिलेगा। सेंटर ही कलेक्ट करेगा, सेंटर ही बताएगा, और सेंटर ही फिर अपने बाद में बांटेगा उसको, ठीक है। फिर सेंटर ये वाला भी टैक्स लेगा, कौन सा? जैसे इनकम टैक्स होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स होंगे, वो सेंटर ही लेगा, और सेंटर बाद में डिसाइड करेगा कि मैं कितना कितना बांटूंगा स्टेट इनमें, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसा होता है सरचार्ज होता है टैक्सेस के ऊपर, जो इनके अलग ऊपर जाके लगता है, ठीक है। वो सरचार्ज खाली और खाली सेंटर के ही पास रहता है, वो चवन्नी अठन्नी होता है, 0.1, 0.25%, 0.5% सरचार्ज, ऐसा कुछ कुछ, तो वो लगाती है। ये लगाती कौन है? सेंटर ही लगाती है, सेंटर ही लेती है, सेंटर के पास जाता है, ठीक है भैया। अब जो एडिशन देखो आप कैसे कैसे हुआ, कुछ कुछ एडिशन हुआ है। जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, इसके बीच में जो जीएसटी आया, अब जीएसटी का लगाना, जीएसटी का पैसा इकट्ठा करना, ये हमारा एडिशन कहता है कि भैया 269A में आर्टिकल डाल रहा हूं, और ये आर्टिकल के तहत क्या होगा? टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट आल्सो।
बिलोंगिंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली, नहीं देंगे किसी और को, सेंटर को नहीं बांटेंगे। ये कहां है, ये 18 है ऐसे और स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं। क्या है वो टॉपिक, ये रहे वो टॉपिक दिख रहे होंगे। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ये कुछ भी हमारे टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, कोई टैक्सेस ऑन लैंड, कोई लैंड रेवेन्यू जो भी होता है, वो जो लैंड रजिस्ट्री होगी, कुछ जमीन ली किसी ने, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो सेंटर वो स्टेट ही रखेगा अपने पास, और कोई किसी को बांटेगा देगा नहीं। खत्म हो गई बात। चलो आगे। ऐसे कुछ कुछ और सोर्सेज होते हैं जो सेंटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इन चीजों पे टैक्स लगाने की वजह से सेंटर पैसा कमाता है, और इन चीजों पे टैक्स लगाने की वजह से स्टेट पैसा कमाती है। ठीक बात है, क्लियर बात है, इजी बात है, समझ में आ रही है कि ये कुछ टॉपिक हैं जो लोकल लेवल पे है, इनमें टैक्स लगाने के की वजह से स्टेट पैसा कमा पाता है। ठीक बात है, चलो ओके जी, आगे बढ़ो। ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, कुछ कुछ ऐसा होता है, पार्लियामेंट कभी कभी चंदा देती है कि ले जा ले जा ले जा ले जा, छोटे बच्चे, छोटे भाई, ले जा, चवन्नी अठन्नी ले जा। कैसे, पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट टू द स्टेट, कहां, जब विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट। ये पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट चाहे तो दे, नहीं देनी है तो मत दे। कुछ स्टैट्यूटरी ग्रांट होती है, स्टैट्यूटरी मतलब होता है ये कानूनी है, ये कानूनी है, ये देनी ही पड़ेगी अगर स्टेट परेशान है। इसको और लंबा कर दूं क्या, इसको पूरा सही से लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कानूनी मतलब होता है कि मैं अब दूंगा ही दूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। संविधान कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ एसटीज। किसी स्टेट में ट्राइब्स, किसी स्टेट में ट्राइबल्स हैं, उस स्टेट में अगर उनका वेलफेयर करना है, कुछ उनका अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कराना है, कुछ बेस्ट करना है, जैसे स्टेट ऑफ असम को ले लो आप, तो ऐसे केस में शेड्यूल्ड एरिया है, उस एरिया में उनके वेलफेयर के लिए सेंटर को पैसा देना ही पड़ेगा। ये कानूनी रूप से स्टैट्यूटरी है, मान्यताएं देनी पड़ेगी। ठीक है भैया। अब स्टैट्यूटरी ग्रांट जो होते हैं कैसे आते हैं, कौन बताएगा कितना देना है, ये बताएगा कौन, हमारा एफसी, बड़े भाई का दोस्त, फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल में आता है एक बार घर पे, और एक बार घर पे आता है आके कहता है कि नहीं इस बार तुमने इतना कमाया, इतना दो, इसको लौटाओ, तो ये आगे डील करके जाता है। कुछ होते हैं जो डिस्क्रेशनरी होते हैं, जो सेंटर के पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं दूं या नहीं दूं, फर्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रांट होते हैं ये स्टेट को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं टू फुलफिल देयर प्लान टारगेट्स। अगर देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे मत दे। सेंटर एंड द स्टेट्स टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पस, दैट मींस टू गिव सम लेवरेज टू सेंटर एंड टू इन्फ्लुएंस देयर जो कंट्रोल ओवर द स्टेट। कि भैया स्टेट को पैसा देके आप कंट्रोल तो कर सकते हो ना, कि बेटा मैंने पैसा दिया है, कहां लगाया इसको बता जरा मुझे, क्या किया तूने इस पैसे का, बता मुझे, ये भी तो जानना है मुझे। नाउ संविधान कहता है कि कुछ और तरीके ग्रांट हो सकते हैं जो कुछ समय के लिए हो, टेम्पररी पीरियड हो, मतलब कि प्रोविजन फॉर कुछ भी ऐसे ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ का जो जूट प्रोडक्शन, यहाँ का जो जूट प्रोडक्शन था, ये जब संविधान लागू हुआ यानी 1950 में, हमने कहा उस समय कि यार हमारे ये स्टेट जो हैं, क्योंकि यहाँ पे जूट होता है, जूट समझते हो क्या होता है, जिससे बोरियां बनती हैं, जो हमारा गनी बैग जिससे बनते हैं। संविधान जब चालू हुआ हमने कहा हम इन स्टेट को हेल्प करेंगे ताकि इनके यहाँ जो भी जूट का जो भी खेती होती है, जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट हो सके, इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है हम इनको हेल्प करेंगे देने में। लेकिन ये कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ओनली फॉर मेड फॉर 10 ईयर्स, बस उसके ऊपर नहीं है। फिर चार्ज ऑन द सीएफआई, यानी जो भी हमें छूट देनी है, जो भी खर्चा होना है इसका, वो हम देश के संचित राजकोष से निकाल के इन स्टेटों को देंगे एंड विल बी सेंट टू स्टेट्स। ठीक है भैया। ये किसने बताया था, ये भी बड़े भाई के दोस्त ने बताया था, कि दोस्त ही बता रहा है सारी चीजें तभी हो पा रही है, फाइनेंस कमीशन। चलो ओके, अब जीएसटी के बारे में आ गए। जीएसटी की वजह से भी हम देख रहे हैं कि जब 101वां अमेंडमेंट हुआ तब जाके आर्टिकल 279 ए आया। 279 ए ने बोला कि राष्ट्रपति जी क्या बनाएंगे, जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। कैसे, अपने ऑर्डर के द्वारा। उस काउंसिल में क्या होंगे, सारे स्टेटों के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये बैठ के डिसाइड करेंगे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि कैसे कैसे सेंटर और स्टेट के आपस के बीच में पैसा बटेगा। बस ये बात समझ नहीं आ रही थी। चलो आगे बढ़े। हमने कहा फाइनेंस कमीशन जो बड़ा भाई का जो दोस्त है, ये आता कहां से है, तो क्या होता है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जब ये 5 साल में एक बार अपने घर आ रहा है, या जल्दी भी आ रहा है, क्या पता जल्दी भी आ जाए, राष्ट्रपति जी बनवाते हैं इसको। राष्ट्रपति जी इसको बोलते हैं कि जरा एक बार जरा फाइनेंस कमीशन आए और फाइनेंस कमीशन हमें कुछ बातें बताए। कैसी बातें, ये बताता है रिकमेंडेशन कि क्या क्या करे सेंटर, ये क्या क्या करे, तो राष्ट्रपति जी को लिख के देगा क्या क्या, कि भैया कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वर्टिकल डेवोल्यूशन, और बिटवीन द स्टेट्स हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ये भी देखेगा। ये वो सिद्धांत बताएगा जिससे कि गवर्न हो ग्रांट्स इन एड। ये बड़ा भाई का दोस्त है तो अपने मन से नहीं करेगा, ये कुछ प्रिंसिपल बताएगा, कुछ ऐसे फॉर्मूले बताएगा कि किन फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने आपको बोला है स्टेटों को इतना दो, या सेंटर इतना तुम रखो, या जितने भी
स्टेट को चंदा देना है, पैसा देना है, वो किस तरीके से गवर्न होने चाहिए। तो अब देखो फाइनेंस कमीशन क्या क्या कहता है कि और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनसे कि सप्लीमेंट हो पाए हमारे पंचायत, हमारे म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट। कैसे? क्योंकि जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसने तो कुछ कह दिया होगा, जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन जैसे दोस्त है ऐसे स्टेट का भी अपना हो सकता है, छोटा भाई का दोस्त। तो ये भी जब आता है ये भी कहता है कि मालिक हमारा तो पैसा ही नहीं आ रहा है, ये कौन देगा हमें? सेंटर देगा। तो सेंटर कैसे देगा जब आप बताओगे? तो ये बता रहा है छोटे भाई का दोस्त, ये आके कह रहा है स्टेटों में कि भैया स्टेटों का अपना अपना फाइनेंस कमीशन, यूपी का अपना होगा, बिहार का अपना होगा, ये लोग अपना आगे रिकमेंडेशन देंगे कुछ कुछ। ये रिकमेंडेशन क्या बताएगी कि कैसे कैसे हमारे स्टेट के अंदर म्यूनिसिपैलिटी, हमारे पंचायत जो है बेस्ट हो सके। अब जो देश का फाइनेंस कमीशन है पूरे देश का, वो सप्लीमेंट करता है ऐसे मेजर्स इनके रिकमेंडेशन में कि और क्या क्या बेहतर तरीके से आप इसको बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, हो सकता है जो भी अगर अच्छे काम के लिए हो, अच्छे पैसे बांटने के लिए हो, तो हो सकता है राष्ट्रपति जी कहते हैं जरा इस पे भी सोच के बताओ। मैं संविधान कहता है फाइनेंस कमीशन ये बैलेंसिंग व्हील है ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बस ये बात समझो आप कि जब तक फाइनेंस कमीशन है तब तक दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कम रहेंगे। ठीक है जी, ओके। अब स्टेट का इंटरेस्ट कैसे बचाना है हमें, तो कुछ कुछ ऐसे बिल्स हैं ये राष्ट्रपति की मंजूरी पे आ पाते हैं। कौन से बिल? जो इंपोज करते हैं या वेरी करते हैं कोई टैक्स और ड्यूटी जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट हो। ठीक है, कोई नया टैक्स लगाना, कोई नया टैक्स को ऊपर नीचे करना, तो जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसको ऐसे बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल जो वेरी कर दे द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, ये ऐसा बिल जो प्रिंसिपल ऑन विच मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी स्टेट के लिए जो पैसा आया है उस पैसे को कैसे बांटा ऊटा जाए, तो अगर उसको प्रिंसिपल कोई छेड़ रहा है कोई ऐसा कानून, तो उसके लिए राष्ट्रपति मंजूरी चाहिए पहले। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने स्टेट्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा है। स्टेट के जितने भी कंसर्न्स हैं हम उनको याद रखते हैं। बिल विच इंपोजेस एनी सरचार्ज और एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ सेंटर, के सेंटर के लिए अगर कोई नया टैक्स आ रहा हो, कोई नया सरचार्ज, कोई नया ड्यूटी, टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता है, सो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अब वो चीज के लिए राष्ट्रपति ये अपने 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 ऊपर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए पहले ही पहले, प्रायर रिकमेंडेशन, तो मतलब प्रायर कंसेंट कह लो उसको। ठीक है, अब देखो उधारी सेंटर भी लेता है, स्टेट भी लेता है, बाहर से लेते हैं, अंदर से भी लेते हैं। तो अब सेंटर जो है कैन बोरो ऑन सीएफआई, गारंटी के नाम पे कि मेरे पास खजाना है, कैन बोरो ऑन सीएफआई विद इन लिमिट्स फिक्स बाय द पार्लियामेंट। जो सेंटर गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट है, दोनों की दोनों गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट है। ठीक है, ये कुछ कुछ पैसा ले सकती है, कहां से? बाहर से ले सकती है। सेंटर है तो वो तो बाहर से भी जाके बात कर ले तो ले ले, वो कह देंगे देखो तो हमारे पास सीएफआई है, संचित राजकोष है, उसमें से निकाल के आपको दे देंगे बाद में, हमें अभी इतना पैसा दे दो। ये तब कब हो पाएगा? जब पार्लियामेंट ऑलरेडी साइन करके रखे। सेंटर सरकार ले सकती है उधारी कहीं से, स्टेट सरकार ले सकती है उधारी कहीं से, पर स्टेट सरकार कहां से लेगी? ओनली विद इन इंडिया। ऐसा नहीं हो आंध्र प्रदेश लेके आया कहीं सिंगापुर से पैसा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम देखेंगे बाहर से नहीं, अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ सीएफएस नॉट सीएफआई। अपने तुमने स्टेट के नाम पे तुम पैसा ले सकते हो, और कब लोगे? जब आपके स्टेट की विधानसभा ओके कह दे उस बात को, तभी ले पाना, उससे पहले मत ले लेना। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लोन भी दे सकती है टू एनी स्टेट, या गिव गारंटी दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन्स रेज्ड बाय स्टेट। मतलब कि यहां पे अगर कोई स्टेट जाके कहीं से उधारी लेना चाह रहा है, सिंगापुर से, कहीं और जापान से, और वो कह दे कि मेरे पास बड़ा भाई है, बड़ा भाई दे देगा, तो इसका मतलब है सेंटर सरकार खुद लोन दे सकती है किसी स्टेट को, या किसी बाहर व्यक्ति को गारंटी दे देगी, हाँ हाँ दे दो, इसको दे दो, मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, इधर स्टेट सरकार क्या कर सकती है? इट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट सेंटर कॉन्सेंट। कल को तुम अगर नहीं दे पाए तो वो तो सेंटर की जिम्मेदारी आ जाएगी। ऐसे केस में इफ देयर इज नो आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर और पेंडिंग लोन जहां भी हो वेयर सेंटर इज द गारंटी, तो भैया स्टेट को मना हो जाता है कि तुम ज्यादा मत ऐसे कोई भी उंगली मत दिखाना किसी को कि हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हम नहीं झेल पाएंगे बाद में। ठीक है, अब इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज ये क्या होती है सर? कुछ कुछ ऑफिस होते हैं सेंटर के जो स्टेट्स के अंदर होते हैं। जैसे हमने देखते हैं हैदराबाद में क्या है हमारा, CDFD, ये क्या होता है सर? ये होता है कि फॉरेंसिक्स का डायग्नोस्टिक करने के लिए। तो अभी सेंटर का ऑफिस है, एक प्रॉपर्टी है सेंटर की, ऐसे केस में ये सेंट्रल प्रॉपर्टी है एंड इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। बस ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 285 कहता है कि इम्यूनिटी है, सेंटर की प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इंपोज्ड बाय स्टेट या एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट। उसमें कोई स्टेट सरकार पैसा नहीं ले सकती है। जैसे क्या क्या, कोई भी चाहे स्टेट का कोई भी अंग हो, अपना अपना म्यूनिसिपैलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, पंचायत हो, सो ऑन, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है टू रिमूव दिस बैन। पार्लियामेंट चाहे तो लगवाने दे टैक्स, पार्लियामेंट चाहे तो मना कर दे। प्रॉपर्टी मतलब क्या है यहाँ पे? कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस, कोई भी कुछ भी चैटल, कुछ भी शेयर, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उस पर स्टेट सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब लेकिन कॉर्पोरेशन या कंपनीज, IOCL,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है, रिफाइनरी है। अब इनके जो ऑपरेशंस हैं, दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम टैक्सेशन और या फिर लोकल टैक्सेस। तो स्टेट सरकार उनसे टैक्स लेती है कि साहब आपका बैंक है ये, कि साहब आपका ये कोई कंपनी है स्टेट इसकी सेंटर की, तो इस पर हम टैक्स लेंगे ही लेंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भैया, ले लो भैया, तो सेंटर कहेगा उस पर ले लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटी और कैसे कैसे दिखती है कि प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस, ठीक बात है कि स्टेट की जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन कैसे कैसे एग्जेम्प्ट हो रही है कि इनकम मे बी डिराइव फ्रॉम सॉवरेन फंक्शंस या कॉमर्शियल फंक्शंस। ठीक बात है, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी इनकम आ रही है, ये इनकम जो भी कमा रहा है वो ऑफिस, जो भी वो लैंड, जो भी बिल्डिंग जो भी कमा रही है, मे बी डिराइव फ्रॉम सॉवरेन फंक्शंस या कमर्शियल फंक्शंस। या तो अपने खुद के कामकाज कर रहा है वो तब जाके कमा रहा है, या वो अपने कुछ ऐसे कुछ रोजमर्रा के अपने कुछ व्यापार कर रहा है तो कमा रहा है। बट सेंटर कैन टैक्स कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ स्टेट। उल्टा हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। क्या सेंटर लगा सकता है टैक्स स्टेट का, अगर पार्लियामेंट चाहे तो। ठीक बात है, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी सिचुएटेड कहां, विद इन द स्टेट, आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, जो नगर निगम का जो आयोग है, वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर तो ये इनका ऑफिस बिल्डिंग है, उसकी चर्चा सेंटर कर सकता है, कह सकता है कि इस पे टैक्स कौन दोगे भाई, कब दोगे इस पे भाई, आपका बकाया बहुत ज्यादा हो गया है। तो सेंटर कैन टैक्स द कॉमर्शियल ऑपरेशन ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड बाय अ स्टेट और एन एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एक स्टेट के द्वारा। ये क्या होता है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1963 में एडवाइजरी ओपिनियन कि सेंटर लगा सकता है, सेंटर बड़ा भाई है, सेंटर छोटे भाई पे ये काम कर सकता है कि तुम्हारे जितने छोटे छोटे कामकाज हैं हम तुमसे ले रहे हैं और हम उस पर हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब देखो, जब इमरजेंसी होती है तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति रूल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति रूल जब लगता है, पार्लियामेंट पासेस द स्टेट का बजट, साफ बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इधर नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, राष्ट्रपति कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी रेवेन्यू कैसे कैसे शेयर होता है। राष्ट्रपति कैन सस्पेंड द डिवीजन ऑफ टैक्सेस, कैसे कैसे पैसा डिवाइड होगा दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस में। सच मॉडिफिकेशंस कब तक चलेंगे, जब तक कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी खत्म होगी, उस इमरजेंसी का फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म होगा। मान लो इमरजेंसी चालू है आज की तारीख से दिसंबर, और इमरजेंसी लगी रही फरवरी तक, तो मार्च 31 तक तो ये रूल चलेंगे जो भी समय राष्ट्रपति जो भी सेट करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कहती है, ये कहती है यूनियन डायरेक्शन देगी स्टेट्स को। क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये है टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, कि आपको सारे रूल सिद्धांत याद रखने हैं कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कैसे डील होती है, कैसे फाइनेंसेस को सही रखना है, बुक्स अपनी क्लीन रखनी है, कोई ज्यादा उधारी मत ले लेना। टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट, जितने भी हो, खर्चा उन्हीं से ज्यादा होता है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ कोई भी स्टेट, कोई कुछ भी हो, हाई कोर्ट जजेस हो, फर्क नहीं पड़ता है। इस समय देश में लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट मींस वी हैव टू रिजर्व कोई भी बिल जो भी आ रहा है, मनी बिल, कोई फाइनेंशियल बिल जो भी होगा स्टेट का, वो राष्ट्रपति के असेंट के लिए रोका जा रखा होगा, क्योंकि देश में क्या लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस ये बात समझो आप। लेकिन जो आप सेंटर स्टेट में जो आप देख रहे हो कि साहब इतना ज्यादा तुम मेरा टैक्स नहीं लोगे, मैं तुम्हारा टैक्स नहीं लूंगा, कब तक चला, कब तक नहीं चला, तो 67 तक तो क्या हुआ था, एक पार्टी चल रही थी देश में, एक ही पार्टी, सेम रूप से सरकारें चल रही हैं। और 67 तक क्या हुआ, क्योंकि वन पार्टी रूल था, कांग्रेस थी, तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है बहुत बढ़िया थे, प्यारे थे। लेकिन बाद में कुछ अफलातून हो गया। क्या हुआ, 67 के बाद क्या हुआ, कांग्रेस सरकार डिफीट हो गई इन मेनी स्टेट्स, 9 स्टेट्स, और वहां पे आ गई रीजनल सरकारें, यानी कि एक नई एरा प्रकट हो गई जिसमें कि नॉन कांग्रेस सरकारें आ गई। इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई सेंटर बहुत ज्यादा अपनी अपनी टेंडेंसी दिखा रहा है, इसकी इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ, या ये इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस, हमें नहीं चाहिए ये सब। इसकी वजह से क्या शुरू हुआ, स्टेट की ऑटोनॉमी का डिमांड शुरू हो गई कि हमें चाहिए अपनी पावर। स्टेट कह रहे हैं साहब तो हमारा काम था, आप करे पड़े हो, हम नहीं होने देंगे। ठीक है भैया, तो टेंशन कहाँ निकल के आ गए, टेंशन ये सारे तरीकों में आ गए कि कैसे कैसे ऑलरेडी सर्विस का मैनेजमेंट होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका कैसे कैसे पॉलिटिकल यूज हो रहा है, कैसे कैसे गवर्नर साहब को अपॉइंट करते हो, अब उनको रिमूव करते हो, कैसे कैसे राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, कैसे कैसे सेंट्रल फोर्सेस हमारे स्टेटों में आ रही है। तो ये सारे के सारे 10 15 14 तरीके हैं जिनकी वजह से सेंटर और स्टेट रिलेशन में तनातनी होती रहती है। करेक्ट बात है, ठीक है। कुछ सॉल्व करने के लिए हम कुछ लेके आए। क्या आइडिया लेके आए, मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में पहला एआरसी आया, एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो एआरसी बना, एआरसी का अंदर एक स्टडी टीम बनाई गई। स्टडी टीम ये कौन थे, एमसी सीतलवाड़ जी की अध्यक्षता में बनाई गई कि एग्जामिन करो इस इशू को और क्या है सेंटर स्टेट की लड़ाई। तो इन्होंने रिपोर्ट दी 2 साल बाद, इन्होंने कहा 22 रिकमेंडेशन है मेरे पास, और हम क्या देंगे कि हम देंगे 22 रिकमेंडेशन ऐसी। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बात तो आप बनाओ इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, बना लो भैया।
फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स विद वास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा हो गवर्नर साहब के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिर पावर ऐसे दो स्टेट्स को कि अपने आप से अपने आप करें, वो जितना चाहें वो अपना कर सकें, ठीक है। ट्रांसफर करो ग्रेटर फाइनेंशियल ये जो रिसोर्सेज है टू द स्टेट, क्योंकि स्टेटों के पास पैसा नहीं है, स्टेट परेशान हो रहे हैं, स्टेट कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जनता परेशान है आखिर में। नाउ अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया कि भैया हम सेंट्रल आर्म फोर्सेस का हम कहाँ का डिप्लॉयमेंट कहाँ करें कहाँ नहीं करें, उस पर कोई बात ही नहीं होगी। जब जब इशू आएगा तब तक सेंट्रल आर्म फोर्सेस जाएंगी और मैटर को सॉल्व कर देंगी, ठीक बात है। ओके, अब चलो एक बार और, ये एआरसी तो आ गया, जैसे एआरसी की रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन आई और सेंटर ने कुछ बातें मानी कुछ नहीं मानी, तब जाके तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन उठ गया कि भैया क्या चल रहा है यहां तो सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है, टेंडेंसी हो जा रही है, वन पार्टी रूल हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि हम एक नई कमेटी बना रहे हैं, तमिलनाडु ने सरकार ने अपनी प्राइवेट एक कमेटी बना ली, और क्या मतलब प्राइवेट एज इन नॉट प्राइवेट बट एक सरकारी कमेटी थी ये भी, और ये इसमें कौन थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी। तो राजमन्नार जी ने बताया कि मैं भी पढ़ता हूं, लाओ चलो, अगर स्टेट सरकार कह रही है पढ़ने को तो मैं पढ़ लेता हूं, क्या क्या। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट को दी 1971 में। क्या रिकमेंडेशन दी, कमेटी ने बोला कि कुछ कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूनिटरी ट्रेंड दिख रहा है, यूनिटरी ट्रेंड दिख रहा है, मतलब कि सेंटर की चल रही है। वो क्या क्या, सर्टेन प्रोविजन जो संविधान में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से सेंटर जो है बहुत पावरफुल हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो तनातनी है वो इसलिए होती थी क्योंकि पहले तो वन पार्टी रूल था तब नहीं होती थी, अब होने लग गई है। अब यहां पे इनएडिक्वेसी ऑफ स्टेट का फिस्कल रिसोर्सेज, जो स्टेट्स हैं उनके पास ज्यादा पैसा कमाने के रिसोर्सेज है ही नहीं। फिर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये तब की बात है, 69 की बात है, मतलब जब प्लानिंग कमीशन बहुत बड़ी बॉडी हुआ करती थी, जैसे आज नीति आयोग है। सो प्लानिंग कमीशन क्योंकि इतना ज्यादा बताता था, चीजें करवाता था, अब सब लोग उसी बात मानते थे, ठीक है। तो राजमन्नार कमेटी ने कुछ कुछ बातें बोली। पहली बात क्या, इन्होंने कहा इंटरस्टेट काउंसिल। दूसरा, इन्होंने कहा फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी रहेगी, हमेशा एक्टिव रहेगी, 5 साल में हर बार नहीं बनेगी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन शुड बी डिस्बैंडेड, इन्होंने तभी बोला था कि प्लानिंग कमीशन को हटा दो और इसकी जगह क्या आए, एक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी आए, कोई नई बॉडी आए। इन्होंने कहा 356 नहीं सॉरी 356, 57 और 365, ये जो राष्ट्रपति शासन के अराउंड जो है आर्टिकल्स, ये टोटली हटा ही दो, टोटली ओमिट कर दो, इन्हें खत्म कर दो, टाटा बाय बाय कर दो इनके साथ। अब यहां बात हुई कि ये करवा रहे हो आप, जहां पे राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है वहां गवर्नर साहब इंक्लूड होते हैं। ये प्रोविजन कि स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर शुड बी ओमिटेड, नहीं नहीं नहीं, हटा दो कि स्टेट सरकार जब तक काम करती है जब तक कि गवर्नर साहब खुश हैं, नहीं ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अब बोला गया सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इनको स्टेटों को पकड़ा के दो। इसके बाद बोला गया रेसिड्यूरी पावर जितनी भी होती है यूएस की तरह स्टेट्स के पास होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, तुम तो रावण से उसकी लंका मांग रहे हो, ऑल इंडिया सर्विस शुड बी अबॉलिश्ड। सेंटर ने कहा ये तुमने कैसे बोल भी दिया भाई, सेंटर गवर्नमेंट इग्नोर्ड दीज प्रोविजंस। उन्होंने कहा हमने सुना ही नहीं, कौन राजमन्नार कमेटी, कौन सी कमेटी, कोई रिकमेंडेशन नहीं मानते, ये सब क्या है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऑल इंडिया सर्विस, तो हम सर्विस कैसे, ऑफिसर कैसे लेंगे। इन्होंने कहा देख लो आप। तो इसके बाद ये, अब एक बार तमिलनाडु शुरू हुआ, पंजाब शुरू हो गया। पंजाब ने कहा मालिक हम भी हैं। तो 73 में अकाली दल पार्टी ने बोला कि हम सरकार में हैं, हमने अकाली दल ने एक अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन जिसमें बोला गया कि पॉलिटिकल और हमारी स्पिरिचुअल रिलीजियस हमारी कुछ डिमांड्स हैं। अच्छा ठीक है, अकाली दल पार्टी, ठीक है भैया, इन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। कहां तक, आप खाली सेंटर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कोई भी कम्युनिकेशन और करेंसी, बाकी सारी चीजों पे आप कुछ नहीं बोलोगे, एंटायर रेस्ट्रिक्टिव पावर जो होंगी वो स्टेट के पास जाएंगी। सेंटर ने कहा अच्छा अच्छा आप भी हो, ठीक है बोल लो बेटा बोल लो। फिर 1977 इधर वेस्ट बंगाल गवर्नर, यहां भी लड़ाई चल रही थी। तो इस वेस्ट बंगाल सरकार उस समय क्या हुआ, एक सेंटर स्टेट रिलेशन में तनातनी हुई। एक और आया मेमोरेंडम आया इनका अपना वेस्ट बंगाल सरकार का कि जो वर्ड यूनियन है उसे ही हटा दो, ये अलग गेम में है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं फेडरल वर्ड डालते हैं। हमने कहा अच्छा और बता दो जरा और क्या माने आपका फिर। तो इन्होंने कहा ज्यूरिसडिक्शन जो सेंटर का है शुड बी कन्फाइंड टू कुछ ही कुछ एरिया में, जो पहले पंजाब में बोले गए थे वो वाले एरिया, साथ में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, बस इसके अलावा आपका कहीं रोल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, रेसिड्यूरी पावर हो शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट्स। अच्छा ठीक है, और क्या कह रहे हो आप, 56, 57, 360 शुड बी रिपील्ड, इन्होंने कहा हटा दो इन्हें। अच्छा ठीक है, स्टेट का कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो आप याद करो पार्ट 1 में, यूनियन के पास एब्सोल्यूट पावर है, स्टेट का कुछ भी काट पीट दे, स्टेट का कुछ भी नाम वाम बदल दे, उस केस में स्टेट का कोई हक नहीं होता बोलने का, सुनने का। सो हम कह रहे हैं कि स्टेट का यहां पे कंसेंट मैंडेटरी करवा दो। ये कौन कह रही है, वेस्ट बंगाल सरकार का मेमोरेंडम। अच्छा, ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज बाय द सेंटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज 75% शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। अच्छा ठीक है, तो सेंटर क्या क्या देखने के लिए बना है सेंटर। नाउ
राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ लोकसभा। अभी लोकसभा थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, लोकसभा स्ट्रांग रहेगी हमेशा क्योंकि वो जनता की प्रतिनिधित्व है। नाउ देयर शुड बी ओनली सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज एंड द ऑल इंडिया सर्विस शुड बी अबॉलिश्ड। अच्छा, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यू वांट टू अबॉलिश देम, ये 3 सर्विस। ओके, और बोलते जाओ बेटा, बोलो जरा। इसके बाद सेंटर ने कहा तुम सबकी बातें सुन ली हमने, तुम सबने अपने अपने मन की कर ली, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अब हमारी सुनो। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। स्टेट तो सेंटर सरकार 1983 में एक कमीशन बनाती है जिसका नाम है सरकारिया कमीशन। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? ये जो सर बैठे हैं यहाँ पे, आर.एस. सरकारिया। ये सरकारी कमीशन बना। इस कमीशन ने बोला कि लाओ क्या काम है हमारा, तो हमने कहा काम है आपका, क्या काम है आपका? काम ये है कि आप रिव्यू करोगे वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो भी हैं, अरेंजमेंट जो भी हो रहा है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन ऑल स्फीयर्स। किसी भी मौके पे जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका आपस में, आप रेकमेंड करो एप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर्स। आप बताओ क्या करना है। कमीशन ने कहा अच्छा है सिस्टम आपका, हम उसको सिस्टम को स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम में कुछ बुनियादी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम जैसा भी सिस्टम है हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, हम अरेंजमेंट जो जो थोड़ा बहुत हो सकता है, सब अच्छा लग रहा है, थोड़े बहुत हम अमेंडमेंट, थोड़े बहुत हम रिकमेंडेशन देंगे। हम कितने रिकमेंडेशन देंगे? 247। इन्होंने कहा हम 247 रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बाकी आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, ये भी सही है। अब भैया इन्होंने कहा इसमें क्या करें हम, तो इन्होंने कहा काउंसिल बनाओ, पहले तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, जोनल काउंसिल बनाओ। इसमें क्या होंगे? सारे स्टेटों के सीएम होंगे, सारे स्टेटों के अपने अपने सीएम होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर्स होंगे सबके अपने। और इंटर स्टेट रिलेशन सॉलिड रखो, राष्ट्रपति शासन जो है इसको थोड़ा कम यूज करो। 356 जो है शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, कम से कम समय पे। इन एक्सट्रीम केसेस एज अ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स फेल हो जाए, तब आप यूज करना। जब राष्ट्रपति विदहोल्ड करते हैं अपनी असेंट टू द स्टेट बिल, द रीजन शुड बी सेंट टू द स्टेट सरकार, कि हमने क्यों भेजा है, कि हमने क्यों आपका बिल जो है हमने एक्ट बनने से मना कर दिया है। अब सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स, कब? बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। उनसे पूछना चाहिए स्टेटों से, इतना आप करा लो बस, ये आप कर लो। अब नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर, कब? अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जब तक ना कहे स्टेट मिनिस्टर के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं शुरू होगी। ठीक है भैया, ओके। गवर्नर साहब के ऑफिस पे इन्होंने कहा कि कंसल्टिंग द गवर्नर, कंसल्टिंग द सीएम, सीएम की सुननी चाहिए। जब भी गवर्नर आप बनाओगे नया कोई भी स्टेट में, तो उस गवर्नर को जब आप वहां बैठा रहे हो उस स्टेट के सीएम से पूछ लो कम से कम। इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये संविधान में लिखवा हुई चीज। अब गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिमांड्स द कमांड्स द मेजोरिटी। अगर विधानसभा में मेजोरिटी है सीएम साहब की, तो ऐसा नहीं हो सकता गवर्नर साहब उसको फिर उसको इस मेजोरिटी वाली सरकार को हटा दें। अब गवर्नर का टर्म जो 5 ईयर्स है इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम ग्रेव एक्सट्रीम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन जब तक ना हो जाए। ठीक है भैया, ओके। टैक्सेशन के मामले में इन्होंने कहा सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर कब? स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर अ स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड ओनली। अगर आप ज्यादा ही पैसा कमाते हो तो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है कोई एक्स्ट्रा टैक्स इनकम टैक्स के ऊपर, तो वो क्या होता है? सरचार्ज होता है, वो कभी कभी लगे बस। फिर रेसिड्यूअरी पावर जो है ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद पार्लियामेंट ओनली। यहां पे स्टेट जो भी बकवास कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे। विद द अदर रेसिड्यूअरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो रेसिड्यूअरी पावर जो अभी यूनियन के पास रहती है, हम रेसिड्यूअरी पावर को बोल सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक पे भैया, टैक्सेशन छोड़ के बाकी टॉपिक पे पावर जो है जो होगी वो होगी कॉन्करेंट लिस्ट में। टैक्सेशन की पावर जो होगी रेसिड्यूअरी पावर, वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगी अभी भी। चलो ठीक है, ओके, बात सही है। नाउ इन्होंने बोला हमारे पास और भी आइडिया है। क्या आइडिया है? हमने कहा जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको और ज्यादा अच्छा करो। जो पंजाब वेस्ट बंगाल जो ये सब लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना अपनी, कि नहीं नहीं हटा दो ऑल इंडिया सर्विस को, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो और नई सर्विस और बना डालो कुछ और। अब सेंटर शुड हैव द पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेज इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। स्टेट से नहीं पूछेंगे। हाउएवर ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, और जब भी हो स्टेट से पूछ लिया जाए कि आपके मन में है, आप कर लोगे डील या हम भेजें अपने आप से फोर्स। नाउ स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और वर्नाक्यूलर। तो आप जब तक स्टेट्स को खुश नहीं रखोगे स्टेट खुश नहीं रहेंगे। अब नो ऑटोनॉमी दे सकते हैं फॉर रेडियो एंड टेलीविजन, यहां पे हम इनके ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज करवा सकते हैं बस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टेट सरकारें हैं वो इस चीज की मांग नहीं कर सकती कि रेडियो टीवी हमको दे दो, कम्युनिकेशन जो हमको दे दो, नहीं देंगे। आप ऑपरेशन संभाल लो उसके, पर मैनेजमेंट आपके पास नहीं रहेगा, मैनेजमेंट सेंटर के पास ही रहेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आया सरकारी कमीशन के बाद पुंछी कमीशन। तो मदन मोहन पुंछी सर हमारे सीनियर, बहुत सीनियर जज थे, इनकी अध्यक्षता में कमीशन आता है, अभी आया था हाल में 2007 में आया था। सो सरकार ने बनवाया था कि साहब देखो जरा क्या क्या
कुछ और नए चेंजेस अगर आ रहे हो, समय बदल चुका है, मौका बदल चुका है, हमारी पॉलिटी, हमारी देश की इकोनॉमी जो है हमारी सरकारी कमीशन के बाद से अभी थोड़ी आगे पीछे हो गई है। अब देखो आप क्या इसमें अब और इसमें आप नया क्या ढूंढ सकते हो इसमें। सो हमको अब देख के बताओ सर क्या बेस्ट हो सकता है। इन्होंने कहा लाओ बता देते हैं अभी। तो इन्होंने कहा यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेन्ड इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कहां कहां पे, जब भी कोई मैटर देना है किसी स्टेट को, ऐसे केस में पार्लियामेंट बॉस ना बन जाए, डॉन ना बन जाए, नहीं बनना चाहिए पार्लियामेंट को, ठीक है। अब ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू स्टेट्स इन रिलेशन टू सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, के स्टेट को देना है, छुड़वा दो, दे दो, खुश कर दो, छोटे बच्चे हैं। अब ट्रांसफर्ड आइटम जितने भी कॉन्करेंट लिस्ट में इज द की टू बेटर सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब कि एक नए आइटम डालो, ट्रांसफर्ड आइटम। मतलब क्या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी थर्ड वाली, इस लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, कुछ ट्रांसफर कर दो, दे दिया स्टेट को, दे दिया, कर लो यार, क्या ही कर लोगे, कितना ही बुरा कर सकते हो, करके देख लो जरा। अब यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली दैट मेनी ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट जहां जहां पे बहुत जरूरत है कि यूनिफॉर्मिटी आए बनी रहे, उसके अलावा बाकी स्टेटों को अपना लड़ने झगड़ने दो आपस में, क्या दिक्कत है, ठीक है भैया। अब ये देखो गवर्नर्स के बारे में पूंजी कमीशन ने कहा ये प्रॉब्लमेटिक है। क्या, पहली बात तो 5 ईयर्स का कार्यकाल फिक्स कर दो बस गवर्नर साहब का। अगर इस लिमिटेड एरिया में अगर उनके पास कुछ एक्शन की कुछ चॉइस है, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी या फैंसीफुल। कुछ ही छोटे मोटे एरिया हैं जहां पे गवर्नर साहब अपने डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, तो अपने मन से एकदम पागलपन वाले डिसीजन ना लें, ठीक है। गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन 6 मंथ्स कि क्या करना है, हाँ बोलनी है या रिजर्व रखना है फॉर राष्ट्रपति के अपने अप्रूवल के लिए, कोई स्टेट का कोई अपना बिल जब आता है तो, ठीक है। सेम 6 मंथ्स वर सजेस्टेड फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो, कि आपको हाँ या ना या जो भी विदहोल्ड करना है तो आप 6 महीने के अंदर बता दो उनको, स्टेट बता दो, स्टेट खुश तो हो जाए कम से कम, आगे बात तो कर लेगा। चलो, ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिसमिसिंग द सीएम, गवर्नर क्या करे, गवर्नर शुड इंसिस्ट ऑन सीएम प्रूविंग हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो ये चेक करे कि गवर्नर साहब ये चेक करें कि सीएम के पास मेजॉरिटी है भी कि नहीं, और वो भी कुछ ही टाइम लिमिट के अंदर, वो टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब्ड हो, ऑलरेडी सेट हो। अगर कैबिनेट डिसीजन आ गया है, appears to be motivated by bias, can act as against the advice of COM। अगर गवर्नर साहब को दिख रहा है कि जो स्टेट्स की सरकार ने जो अभी ये फैसला लिया है, ये फैसला थोड़ा सा बायस है, थोड़ा सा फेवर में नहीं है देश के जनता के, या अच्छे हमारे फेडरल पॉलिटी के लिए नहीं है, तो ऐसे केस में इस फैसले को, हम सीओएम के फैसले को गवर्नर साहब नहीं माने। देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, कि सीएम कैसे बने, कौन बनेगा, मेजॉरिटी है तब तो हो, वरना नहीं हो, ठीक बात है। अब 355-56 जो कि राष्ट्रपति शासन के अगेंस्ट जो कि हमारे जा रहे हैं कि भैया इमरजेंसी लग रही है स्टेटों में, नेशनल, तो ऐसे में क्या करें हम, तो एडवाइस कर दिया गया 355-56 को शुड बी अमेंडेड, एबॉलिश नहीं, अमेंडेड। 355 क्या कहता है, सेंटर की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। 56 कहता है टॉक्स अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राष्ट्रपति का शासन इन एनी फेलियर ऑफ मशीनरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब जब भी 56 के अंदर जब कोई पार्लियामेंट जब पावर एक्सरसाइज करती है, तो इसका मतलब है शुड बी लिमिटेड टू रेक्टिफाइंग अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब वो स्टेट को संभालने के लिए है, स्टेट को टेक ओवर करने के लिए नहीं है। तो आप स्टेट को संभालने के लिए कुछ समय के लिए तो लगा सकते हो, बाद में हटा दो उसको बस। और जब भी लगे 352 356, वो बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट, जब तक खत्म ना हो जाए कुछ, तब तक और कोई ऑप्शन नहीं हो, जब तक उसको मत लगाना, लास्ट ही में लगाना बस, ठीक है। ये हुआ। फिर इंटरस्टेट जोनल काउंसिल बनाने के लिए उन्होंने बोला, तो पुंची कमीशन जी ने बोला कि एक काम और करो आप, कि जो ऑडिटिंग रोल है जो भी इंटरस्टेट काउंसिल का, उसको और बढ़िया बनाओ, उसको और सॉलिड रखो, बढ़िया बना के रहेगा। अब आर्टिकल जो हमारा 263 कहता है कि ऐसे ऐसे इंटरस्टेट काउंसिल अगर बन जाएं, ये क्या होंगे, ये क्रेडिबल हैं, पावरफुल हैं एकदम। इनके पास क्या है, क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल क्यों है, क्योंकि इसमें सेंटर प्लस सारे के सारे प्लस स्टेट्स, ये सारे के सारे स्टेट्स 1 प्लस स्टेट 2 प्लस, इसको सारे के सारे लिख दो इसमें, प्लस स्टेट 3, ऐसे 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 सारे के सारे स्टेट के अपने सीएम, होम मिनिस्टर, ये सब लोग हैं। इसका मतलब है ये जो जगह होगी, इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये बहुत अच्छी चीज होगी, ये फेयर होगा, ये जगह क्रेडिबल है, यहाँ सीएम लोग आके बैठे हैं यार, देश के सारे चुने हुए लोग आके बैठे हैं और पावरफुल हैं, ये सरकारों के सारे यहाँ पे वो हैं, हेड्स हैं। तो अब जोनल काउंसिल होंगे, ऐसे जोनल काउंसिल भी हो, नॉर्थ जोन का हो, साउथ जोन का हो, सेंटर का हो, अभी देखेंगे जो अभी हम पढ़ेंगे आगे इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। तो ऐसा बने वो, ठीक है। एक बने हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिससे हमारे देश का सेकुलर फैब्रिक, हमारे देश का सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी पूरी बरकरार रहे। इन्होंने ये सब बातें बोल दी, इन्होंने कहा ठीक है भैया बनवा दो, क्या करना है उसमें। इन्होंने कहा फाइनेंस कमीशन, तो इन्होंने कहा फाइनेंस कमीशन कभी कभी दब जाता है इसके नीचे, प्लानिंग कमीशन के नीचे। इसको समझो जरा, देखो कि देयर शुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। अब जो फाइनेंस कमीशन है
डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट। एक फाइनेंस कमीशन कुछ समय के लिए आता है, और यहां लेकिन प्लानिंग कमीशन है वो बहुत ही जो भयंकर हो गया, उसको थोड़ा कोऑर्डिनेशन के लिए रखो बस, कि प्लानिंग कमीशन का जो मेंबर हो गया वो अपने आप को समझता है खुदा, कि भैया अब तो मैं ही मैं हूं। अब प्लानिंग कमीशन का रोल को करो लिमिट, उसको एकदम उसको माइक्रो मैनेज करता जा रहा है प्लानिंग कमीशन, हर किसी डिपार्टमेंट का, हर किसी मिनिस्ट्री का, हर किसी सेंट्रल हो, स्टेट को, हर कोई हो, प्लानिंग कमीशन के बिना कोई काम ही नहीं हो पाता था। तो लोकल बॉडीज भी हो, इनको अपना बढ़ाने दो, इनको अपना काम करने दो, शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड कि भैया ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कहां कहां से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल, जो पीछे पुंजी कमीशन जी ने बात करी, क्या है भैया। तो हम पढ़ेंगे, ये बात समझेंगे कि कैसे भी जैसे भी हमारे सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो जाए हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम की, ऐसे केस में बेस्ट इलाज ये है कि हमारे पास सेंटर और स्टेट का, और स्टेट का आपस में, इनमें क्या चले, क्लोज कोऑपरेशन चले। ये जो क्लोज कोऑपरेशन है, इट्स अ सिने क्वा नॉन, मतलब कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली, विदाउट विच इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है विदाउट विच नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर ये हार्मनी ना हो सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट और स्टेट के बीच में, तो हमारे फुली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हमारे चल ही नहीं सकती, फेडरल सिस्टम हमारे काम नहीं कर सकता। हमने इसके लिए क्या बनते हुए देखा, हमने देखा इंटर स्टेट रिलेशन, कैसे कैसे आपस के बीच में इंटर स्टेट का जो लड़ाई झगड़ा होता है पानी के ऊपर, आपस के बीच में इन दोनों के ऊपर काउंसिल्स के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होता है सारे स्टेटों में आपस में, फिर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट, ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड हो, फिर फ्रीडम ऑफ कोई भी अपना कॉमर्स हो, व्यापार जा रहा हो आ रहा हो। ऐसे केस में हम समझते हैं कि यार जरूरी क्या है, जितने भी स्टेट्स हों अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो किसी भी हाल में डेमोक्रेसी हो, पॉलिटी हो, हमारा फेडरलिज्म हो, सब का सब फेल होता जाएगा। हमने 4 तरीके से देखना शुरू किया। पहला देखते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों छोटे भाइयों के बीच में, कैसे कैसे। तो ऐसे देखो, आप जब भी आप स्टेट लिस्ट खोलोगे उसमें आपको 17वां आइटम मिलता है जहां पे पानी लिखा हुआ है। पानी मतलब है पानी की सप्लाई, पानी की इरिगेशन, नाली नाला, कुछ भी नहर, कुछ भी कैनाल, कुछ भी ड्रेनेज, हर चीज वो इन्वॉल्व हो गई पानी वर्ड से ही। अब पानी जैसे ही वर्ड हुआ, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, नदी जा रही है यहां से, लो, एक ने बना लिया बांध, अगले ने पानी रोक लिया पीछे वाले का, लो, अब लड़ाई शुरू। इनमें क्या होगा, इसमें यहां पे यूनियन की बात आएगी कि स्टेट कहेगा मेरा पानी, अब यूनियन कहेगा, सेंटर कहेगा कर रहा हूं, रुक जाओ, सॉल्व करता हूं, कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट जितने भी रिवर बोर्ड हो, रिवर वैली हो, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां क्या हैं, ये सारी नदियां हैं लड़ाई वाली। इन नदियों पे लड़ाई हुई है, मारामारी हुई है स्टेट्स के आपस के बीच में। लड़ाई कब से, सन 70 से लेके अभी तक लड़ाई चल ही रही है। अब ये लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए आर्टिकल 262 कहता है कि भैया पार्लियामेंट के पास जिम्मेदारी है, कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो हो, एक अथॉरिटी बना दे, एक काउंसिल बना दे, ट्राइब्यूनल बना दे, कुछ बना दे, जो यहां पे एक फैसला दे दे। क्या फैसला होगा, कि पानी का अवार्ड, पानी का अवार्ड, अवार्ड, अवार्ड कैसा होता है, मतलब अवार्ड का कोई इनाम है, इनाम नहीं है। इनाम मतलब होता है ये कि अगर कर्नाटका से कावेरी निकल के जा रही है तमिलनाडु में, और कर्नाटका में क्या है, बैंगलोर है, मैंगलोर है, बड़े बड़े शहर हैं वहां पे, इन स्टेट इन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब बन गई हैं। अब कर्नाटका कहेगा मैंने इतने समय से इतना खर्चा कर लिया, आईटी सेक्टर बना डाला, सिलिकॉन वैली बन गई मेरी, और मेरे पास अगर पानी नहीं हो तो मेरे शहर सारे सूख जाएंगे, मैं तो खत्म। तो ऐसे में तमिलनाडु कहेगा मेरे पास तो गर्मी पड़ती है, मेरा सूखा पड़ जाता है, मुझे पानी चाहिए। तो ऐसे केस में पानी का अवार्ड फाइनलाइज होगा कि अगर कावेरी नदी पेरिनियल है या बाइनियल है, अगर मौसमी नदी है या पूरे सीजनल नदी है, तो कैसे कैसे कितना कितना पानी इसके कर्नाटका के लिए रहेगा और कितना पानी तमिलनाडु के लिए रहेगा। ये लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए कौन करेगा सॉल्व, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी, नहीं, ये करेगा कौन, एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए बनाया हुआ ट्राइब्यूनल, वो करेगा। ट्राइब्यूनल का फैसला कहां जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जाएगा, कोई सुनेगा ही नहीं। अभी देखते हैं उसको आगे, समझो बात को, कैसे कैसे, जहां लड़ाई झगड़ा हुआ फेडरल डिस्प्यूट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है कि लाओ बताओ ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। जो भी सेंटर स्टेट के बीच में या स्टेट स्टेट के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा जहां हुआ, हम आर्टिकल 131 के तहत कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल मींस डायरेक्ट मेरे पास आओ, डायरेक्ट, डायरेक्ट, कहीं हाई कोर्ट नहीं जाना, कहीं किसी सेंटर के पास नहीं जाना, कोई नहीं सुनना, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई, सीधे जाओ मम्मी के पास। अब मम्मी सॉल्व करती है लड़ाई, ये क्या कहती है कि लाओ हम देखते हैं। लेकिन जहां बात आती है पैसे की, सॉरी पानी की, जहां बात आती है पानी की, वहां पानी के लिए खुद संविधान ने बोल रखा है, बनाए हुए ऑलरेडी शुरू के ही उसने बोला कि जब भी पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई मैटर आए, पार्लियामेंट क्या करे, एक फोरम बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसी अथॉरिटी बनाए,
एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाए जो ये तय करे कैसा यूज, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा कंट्रोल होगा पानी का इन द इंटरस्टेट रिवर, जो नदी दो स्टेटों से जा रही है। अब 262 का क्लॉज 2 कहता है पार्लियामेंट में प्रोवाइड किस, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट इस केस को सुनवाई करेगी, नहीं करेगी। जो बोल दिया ट्राइब्यूनल वो मानना पड़ेगा सबको। अब 262 कहता है कि इसके तहत पार्लियामेंट क्या करेगा, दो काम करेगा। रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया और क्या बनाया, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, दोनों तभी के आए हुए एक्ट है। रिवर बोर्ड की वजह से क्या बना, तो ये रेगुलेशन होता है, डेवलपमेंट होता है फॉर इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। ठीक है, रिवर बोर्ड बनता है, चलो अभी तो बना ही नहीं, खैर चलो। ये IRWDA की वजह से क्या बना, इस एक्ट की वजह से क्या बनता है, सेंट्रल सरकार बना सकती है कोई एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ रिवर वाटर, जो पानी की समस्या है लड़ाइयों की। क्योंकि ये जो लड़ाई जो होती है, ये लड़ाई ऐसी होती है, ये लड़ाई पॉलिटिकल हो जाती है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, अपना तमिलनाडु, केरला लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे, आपस में लड़े मरे हैं कि ट्राइब्यूनल जो हमारी बात सुन नहीं रही है, सेंटर हमारी बात हमारी बात क्लियर नहीं कर रहा है। ट्राइब्यूनल कब बनती है, इज ओनली फॉर्म्ड जब सेंटर इज ऑफ द ओपिनियन कि डिस्प्यूट कैन नॉट बी सॉल्व, अब नहीं सेटल हो रहा, नेगोशिएशन नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा, दोनों दोनों फंस गए, दोनों अटक गए। यहां पे पार्लियामेंट ने क्या, यहां पे इस एक्ट, यहां पे हमारा 262 क्या कहता है कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और कोर्ट हो, वो नहीं सुनेगा ये केस, नहीं सुनेगा। उसके लिए सेपरेट एक ट्राइब्यूनल होगा जो सेपरेट यही काम करेगा। ये ट्राइब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग है, जो आ गया सो मानो। अब आ गया तो मानना पड़ेगा, सारी पार्टीज को मानना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यहां पे सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द अवार्ड, नहीं, पर वो ये सुन सकते हैं कि ट्राइब्यूनल की वर्किंग कैसी थी, ट्राइब्यूनल में लोग कौन थे, क्या लोग कॉम्पिटेंट थे, क्या लोग जजेस वहां पे अच्छे थे, क्या उन्होंने सही काम किया। जैसे ये ट्राइब्यूनल हमारे एक्टिव चल रहे हैं इस समय के ATM के, मतलब क्या है, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, ये लड़ाई हो रही है कृष्णा नदी पे, ये लड़ाई हो रही है महानदी पे, महादाई रिवर पे, वसुंधरा रिवर पे, रवि और ब्यास रिवर, इनमें लड़ाई हो रही है आपस में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब हो रही है खूब। तो ट्राइब्यूनल फैसला दे रहा है, देते देते देगा। अभी अभी कुछ कुछ अभी देखो, अब जो फैसला आया अभी एक का, कर्नाटका तमिलनाडु दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो अभी अभी कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में फिर गई, और उन्होंने, नहीं सॉरी, तमिलनाडु अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर गई, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने बोला जो हमारी जो पेनियार नदी है, पेनियार नदी अभी हाल में इसी महीने, पेनियार नदी, तो इस नदी के ऊपर तमिलनाडु गया सुप्रीम कोर्ट, देखो साहब अभी तक मेरा ट्राइब्यूनल नहीं बना है, अभी तक मेरा कोई कामकाज नहीं हुआ है, मैं कैसे करूं। कर्नाटका कह रही है साहब अभी अभी से सरकार हमारी नई आई है, एक बार हम नेगोशिएशन कर ही लें, क्या पता हो ही जाए सॉल्व, बिना ट्राइब्यूनल के हो जाएगा। सो अभी वो ट्राई चल रहा है, देखो भैया कब तक होता है। चलो, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में क्या क्या इशू आते हैं। इशू ये है, पहली बात तो प्रोसीडिंग बहुत लंबी होती है। जैसे कावेरी कब का बना है, मेरे पैदा होने से पहले का बना है, सोच के देखो आप। और फैसला कब आया है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था, तब फैसला आया, सोचो इतना समय लग गया। अब आप ये देखो, ऑल्दो द अवार्ड गिवन बाय द ट्राइब्यूनल इज फाइनल एंड बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इतना समय लगता है, इतना समय लग गया आपको डेटा समझने में। सो स्टेट या इंडिविजुअल्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यहां ये जा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं ये साहब, देखना जरा, स्पेशली पिटीशन हमारी सुन लेना एक बार जरा, क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 32 आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि साहब मेरा आर्टिकल 32 है और मेरा जो आर्टिकल 21 जो है मेरा वायलेट हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करो सुप्रीम कोर्ट प्लीज, और मेरा काम कर दो। ट्राइब्यूनल का भाई जो ट्राइब्यूनल है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है, मतलब कि उसमें पर्सन जो हैं वो ओनली फ्रॉम द जुडिशरी हैं, लो उसमें वैसे लोग नहीं है जो टेक्निकल लोग हों, या नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट बेंच। साहब आप देख लो, अगर आप भी सब सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट बेंच है, आप भी सुन लो, क्या पता आप निकाल दो हल, ये हो सकता है। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट जो हुआ, तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ऑथोरिटेटिव वाटर डेटा नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम आई, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एडजुडिकेटिंग कि बेसलाइन किसको माने, कितने पानी को बेसलाइन माना जाना चाहिए। ठीक है, ट्राइब्यूनल जो अप्रोच करती हैं ये कैसे करती हैं, लिटिगेशन लंबा चल रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, और वाटर शेयरिंग के ऊपर खूब अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है लोगों की, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे इशू सॉल्व नहीं हो पा रहे और लंबे लंबे खिंच गया। इसी समय से देखो आप जरा, ये कितने कितने अभी तक कितने बने हैं, कृष्णा पे, गोदावरी पे, नर्मदा पे, रावी, ब्यास पे, कावेरी पे बने पड़े हैं, और स्टेट हमारे आपस में जूझ रहे हैं। कब के बने हैं जरा देखना जरा, ये है, ये तो मतलब ऐसा है कि मेरे तो उस समय फादर तैयारी कर रहे थे, सोच के देखो जरा, तब के बन रखे हैं ये। चलो ठीक है, इसके बाद आगे चलो, अभी बनते जा रहे हैं, और बना है, लेटेस्ट हमारा बन गया महानदी पे, ये बन गया उड़ीसा और हमारा इसमें छत्तीसगढ़ के बीच में। सो ये भी अपना सॉल्व करेंगे, जैसे धीमे धीमे करेंगे। ठीक है, अब 2019 में बिल आता है। बिल क्या कहता है, बिल ये कहता है कि हम कुछ नया चेंज करेंगे। पहली बात तो वन ट्राइब्यूनल फॉर ऑल डिस्प्यूट्स विद डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस। ठीक बात है, ठीक है। ये कहता है रेजोल्यूशन विद इन 18 मंथ्स, फेलिंग विच मैटर विल गो टू ट्राइब्यूनल। हम ट्राई करेंगे रेजोल्यूशन हो जाए, नहीं हुआ तो ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है,
ट्राइब्यूनल टू डिसाइड विद इन 2 ईयर्स विद एक्सटेंशन ऑफ 1.5 ईयर्स। 2 साल के भीतर सॉल्व करना है, 2 साल के ज्यादा आप 1.5 साल और ले सकते हो, बस इसके ज्यादा नहीं, इसके ऊपर नहीं ले सकते हो। चलो ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल की बात करो आप, हमने अभी पीछे बात करी कैसे कैसे स्टेट का आपस में सामंजस्य हो सके। तो जैसे एआरसी कमीशन हुआ, राजमन्नार कमेटी हुई, सरकारी कमीशन हो गया, इन सब ने क्या बात करी है कि कुछ एक चीज आ जाए कॉमन। ये क्या है सर? इंटरस्टेट काउंसिल। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं, क्या उसमें क्या करवाओगे क्या आप लोग? उन्होंने कहा देखो सुनो, आप ही खुद सुनो, जो आपकी आपकी कमीशन ने बोला, तो पुंछी कमीशन ने बोला था कि एक इंटरस्टेट काउंसिल बनवा दो। इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या? इसमें सारे के सारे सेंटर के, स्टेट्स के सारे ऑफिसर सब लोग होंगे, बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर 263 आर्टिकल आ गया। हमने कहा लाओ दिखाओ क्या होता है कि तो इसमें क्या होगा। इसका एम यही है कुल मिला के कि एग्जामिन करो, डिस्कस करो, डेलिब्रेट करो कोई भी इशू जो सेंटर और स्टेट के बीच में तनातनी हो रही है। राष्ट्रपति ऐसा काउंसिल बना सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। ही डिफाइंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय दिस काउंसिल। मतलब इस काउंसिल में आने के बाद आप लड़ाई झगड़ा और बातों पे नहीं करोगे, जो बातें यहां मानी गई होंगी उन्हीं बातों पे डिसीजन होगा, उन्हीं बातों पे डेलिब्रेशन होगा, उन्हीं बातों पे डिस्कशन होगा। चलो ठीक बात हो गई, आगे बढ़ो। इस काउंसिल का और काम क्या है कि रिकमेंडेटरी बॉडी होगी। पहली बात तो जो सलाह दे वो सलाह ही है बस, खाली कोई मानने के लिए है नहीं तैयार। सेंटर स्टेट हो, सेंटर यूनियन टेरिटरीज हो, उनके बीच में कोई इंटर स्टेट कोई मसला लफड़ा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिकमेंडेशन दे दी, अच्छी लगी तो मानेंगे, नहीं लगी तो नहीं मानेंगे, ठीक बात है। क्या ड्यूटी है इनकी कि इन्वेस्टिगेट करो, डिस्कस करो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टेट या सेंटर जो है उनमें आपस में दोनों का कुछ कुछ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। कुछ ऐसी रिकमेंडेशन बता दो अपॉन एनी सच सब्जेक्ट जिससे कि क्या हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए फॉर पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट, ठीक है जी, ओके। अब डेलिब्रेट करो अपॉन सच मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स। इसका मतलब है ये क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल, आप चर्चा करो कुछ ऐसे मैटर पे ऑफ जनरल इंटरेस्ट है जिससे कि ऐसा हो रहा होगा कि ये स्टेट्स के हक में है, लेकिन ये चेयरमैन के द्वारा दिया गया है कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कोई छोड़ नहीं दे। चलो ठीक है, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इंटरस्टेट काउंसिल क्या करेगा? कैन एडवाइज एंड इंक्वायर अबाउट द डिस्प्यूट, कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, बट आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कौन करेगा? कोई ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट, बस ऐसे ही लोग करेंगे, ठीक है। चलो करवा लो। इसमें है कौन कौन? तो कॉम्पोजिशन क्या क्या हुई? जब पहली बार जनता दल की सरकार आई, उसमें हमारे वीपी सिंह जी जो हमारे पीएम थे, तो 1990 में पहली बार बना हमारा। उसमें कौन थे इंटरस्टेट काउंसिल में? पहले सबसे पहले ऊपर कौन? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, इनके साथ 6 मंत्री इनके अपने, प्राइम मिनिस्टर के अपने, जिनमें से एक होने चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। और स्टेटों से कौन कौन आ रहे हैं? स्टेटों से आ रहे हैं, अगर स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल लगा है, अगर लगा है तो गवर्नर आ रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है स्टेटों से तो सीएम आएंगे सबके, ठीक है। यूटीज कैसे कौन आएंगे? अगर यूटीज में विधानसभा है तो सीएम आएंगे वहां के, दिल्ली पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या अगर विधानसभा नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे वहां से। ये सारे के सारे लोग मिलके क्या बना रहे हैं? इंटरस्टेट काउंसिल बना रहे हैं, ये बनेगा। अब ये काम करना, बैठना शुरू करेगा। देखो साहब, इसके बाद इस काउंसिल की अपनी कमेटी अपनी होती है, कमेटी होती है। तो इनमें क्या होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, ठीक है। इसके बाद 5 यूनियन के इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 इनके सीएम आएंगे, सारे स्टेटों के आएंगे। ये काउंसिल के साथ कौन होता है? एक सचिवालय होता है जो आपका रोल निभा रहा है, ये काम कर रहा है। तो 2011 से हमने बना रखा है और इसी सचिवालय को जिम्मेदारी दे दी गई है कि तुम जोनल काउंसिल के भी सेक्रेटेरिएट हो। सचिवालय में क्या है? आपके लेवल के सेक्रेटरी लोग होंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे। कब का बना है ये? 96 का। ये क्या है? स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन है? होम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर के साथ उनके 5 अपने जो अपने और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 स्टेटों के आए हुए सीएम्स होंगे, ठीक है। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? अपना एक स्टैंडिंग कमेटी जो हर समय रेडी रहती है। कभी कोई मैटर आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्टेट की आपस की लड़ाई झगड़ा हो गया है, मैटर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो वो देखेगा इनको हेल्प करने के लिए कौन है? आपके जैसे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। ये है आपका सेक्रेटेरिएट, यहां आपका ऑफिस होगा। ये आपको काम समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या सर नया आ रहा है? तो 263 ने जब ये बोला कि काउंसिल बना डालो, तो काउंसिल कैसा कैसा हो जाएगा? काउंसिल कम से कम मे मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, इतना हो जाए, इतना कर ले तो बेहतर है। और देखो राष्ट्रपति जी ने किस किस बातों के लिए काउंसिल बनवाया गया है? हेल्थ के लिए बनवाया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बनवाया था, और स्टेट टैक्स के लिए बनवाया था, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक टॉपिक के लिए अपना जो अपना ये बना, इंटरस्टेट काउंसिल बना। फिर लोकल सरकार के लिए, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत कि कैसे हमारे यहाँ देश में पंचायती सिस्टम जो है बढ़िया तरीके से लागू हो जाए। थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस, पंचायती राज, इसके बेहतर तरीके से काम करने के लिए। फिर हमने देखा, फिर हमने ये देखा था कि सेल्स टैक्स के 4 ऐसे रीजनल काउंसिल बना दिए गए इंटरस्टेट काउंसिल का ही निकाल के। सेल्स टैक्स फॉर नॉर्थ, सेल्स टैक्स फॉर साउथ, सेल्स टैक्स फॉर ईस्ट, सेल्स टैक्स फॉर वेस्ट। सो हमने ये डिसाइड करने के लिए कि ईस्टर्न काउंसिल में, वेस्टर्न काउंसिल में
क्या क्या टैक्स जो है इसमें क्या क्या आप ऊपर नीचे हो रखा है, अगर टैक्स बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस आउट कर देते हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करी जाएगी जो जो कौन कौन से जो एक्ट्स हैं संविधान के हिसाब से जो स्टेट अपना काम करता है। स्टेट का अपना कुछ ना कुछ एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, अपने अपने अधिनियम आते हैं बने। सो ये अपने स्टेट के बनाए हुए होते हैं, यूपी सरकार के मान लेते हैं, तो यूपी सरकार के अगर बनाए हुए हैं दैट मीन्स वो उसी स्टेट में काम करेगा। साफ बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच स्टेट इज कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी ओनली, एंड उस स्टेट का जो बनाया हुआ एक्ट होगा, जो रिकॉर्ड होगा, इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अनदर स्टेट। अगर ये यूपी है और ये बिहार है, जुड़े तो हुए दोनों, भले यूपी छोटा दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यूपी ने अगर कोई अपना बना रखा है एक्ट, मान लेते हैं एक्साइज के ऊपर, एक्साइज क्या है यहां पे, लिकर के ऊपर, शराब के ऊपर, तो और बिहार में नहीं है, इसका मतलब है बिहार हो सकता है इट में नॉट रिकॉग्नाइज ऐसा कोई एक्ट होगा यूपी का, हम नहीं मानते, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में शराब नहीं होती है। इसका मतलब है कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट का एक्ट और रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, माना ही नहीं है, लेकिन ये संविधान ने कहा है। अब संविधान ने ऐसी बात कह दी, इसका मतलब कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसकी वजह से, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही कह दिया, पहली बात सही है, स्टेट वाली बात सही है, लेकिन हम फुल फेथ और क्रेडिट देते हैं किसको, इन सभी चीजों को, जो पब्लिक एक्ट हो गया है, जो रिकॉर्ड हो गया है, जो एक बार दस्तावेज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गैजेट में जो पर लिख दिया गया है, वो रजिस्टर है, वो पब्लिक दस्तावेज है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो सारे के सारे सेंटर चाहे स्टेट चाहे किसी भी जगह का कोई कानून हो, कोई बाय लॉ हो, कोई रूल्स हो, रेगुलेशन हो, कोई अधिनियम हो, कुछ भी हो, अगर वो बन के रेडी हुआ है तो वो रहेगा रहेगा। वो पब्लिक एक्ट को हम निरस्त नहीं कर रहे हैं, पब्लिक एक्ट को हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब बचकानी चीज होती है, प्राइवेट एक्ट होती है, फाड़ दो इसको, कुछ नहीं, ये नहीं होगा। वो बना हुआ है, वो किसी काम के लिए लाया गया था और उसको किसी कामकाज को पूरा करने के लिए सरकार लेके आई थी। ठीक बात है, चलो जो ये क्या होता है, पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है, मतलब कि कोई भी ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल रजिस्टर, ऑफिशियल रिकॉर्ड जिसमें कि मेंटेन हो कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन, कोई पब्लिक सर्वेंट का कोई भी उसका ऑफिशियल ड्यूटी उसने 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 उसमें काम किया होगा। ठीक है, अब आगे चलो, ये किस कंडीशन में, किस मैनर में ऐसे एक्ट को, रिकॉर्ड्स को या प्रोसीडिंग को हम क्या करें, हम प्रूव करें और उसके इफेक्ट को हम उसको अगर करें डिटरमाइन, ये कैसे तय होगा, ये करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तय करेगा कि किसके एक्ट को, कौन से स्टेट के कौन से एक्ट को हम मानेंगे, सही मानेंगे, गलत मानेंगे, या झूठा सच्चा है, छोड़ दो इसको, मत बात करो इसकी पूरी। तो ये कैसे तय होगा, ओनली ओनली पार्लियामेंट तय करे। इधर फाइनल जजमेंट्स यानी वेल सेटल्ड, जब जब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो या कोई और भी कोर्ट हो, वेल सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, जब कोई भी डाउट आ रहा होगा कि इस केस में सर बेस्ट इलाज क्या होता है, तो अगर कोई कोर्ट उस पर अपना कोई पोजीशन ऑफ लॉ दे दे कि साहब इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे या इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हमारा स्टैंड ये है, यानी कि उस सिविल कोर्ट का जो कोई भी ऑर्डर होगा इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। आपको अटपटी लग रही होगी ये बात समझने में कि फैजाबाद की कोई कोर्ट का ऑर्डर कोई भोपाल में कोई क्यों मानेगा, ये बात सही है आपकी, जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये रूल जो है सिविल जजमेंट के लिए है। ठीक है, पहली बात तो इसके लिए नहीं है, जो फौजदारी का मुकदमा होता है इस पे नहीं लगता है, क्रिमिनल जजमेंट पे ये चीज नहीं लगेगी। ठीक बात है, अब भले ही वो कोर्ट छोटी है फैजाबाद की, लेकिन क्या उस कोर्ट ने अगर कोई पोजीशन ऑफ लॉ को सेटल कर दिया है जो पोजीशन ऑफ लॉ कभी क्लियर नहीं थी, मान के चलो, तो ऐसे केस में इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर विद इन इंडिया, इट इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ये एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है भैया, ये हो सकता है। अब चलो आगे, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये देखो जरा, पहले एक बार जरा डायग्राम, क्या है, दो स्टेट है, अब दो स्टेट में एक एक प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है, पहले स्टेट का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, ये अपने स्टेट में इसको बेचता है। कोई मान लो ये पेन है, अब ये पेन ऐसा यूनिक तो पेन ऐसा है नहीं कि दुनिया में खाली यही पेन है बस, तो अब मान लिया कि ऐसा पेन मैंने यूपी में बनाया और यूपी में ऐसा पेन बना के मैं यूपी में बेच रहा हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेट भी है बिहार, अब बिहार में कुछ कुछ सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स जैसा, ऐसा काला पेन है, हो सकता है वो आधा सेंटीमीटर और बड़ा हो, अगर आधा सेंटीमीटर और बड़ा है कितना ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क तो है नहीं। इसका मतलब है जब ये प्रोडक्ट इस वाले स्टेट में जाएगा जहां ऑलरेडी ये बन रहा था, तो इसका मतलब है ये वाले का प्रोडक्ट स्टेट ए, ये स्टेट क्या करेगा, यहां से आने वाले सामान पे ज्यादा हायर टैक्स लगाएगा। साफ बात है, क्योंकि मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट ऐसे मर जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट है जो यहां से आया है कैन नो लॉन्गर कॉम्पीट विद इन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन स्टेट ए, नहीं हो सकता है। इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी इकोनॉमिक यूनिटी की दिक्कत आ जाएगी, हमारे देश में इकोनॉमिक यूनिटी भंग होने की कगार पे आ जाएगी, तो हम ये नहीं होने देंगे। हमने कहा इसको सॉल्व कैसे करें, संविधान ने कहा यस, करने का तरीका है, क्या है तरीका,
पार्ट 12 सॉरी पार्ट 13 में जाओ, पार्ट 13 में आर्टिकल 301 307 पढ़ो जरा एक बार, क्या लिखा है उनमें। तो क्या लिखा है उसमें, हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, हमने समझा क्या करना है इनका, हमने कहा हम गारंटी देते हैं फ्रीडम ऑफ कोई ट्रेड कोई कॉमर्स जो भी आपको करना हो पूरे देश में कहीं पर भी, लेकिन नो फ्रीडम कैन बी एब्सोल्यूट, सॉरी इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। एंड हमने जो रेस्ट्रिक्शन दी हैं वो 302 303 304 305 में दे रखी है। पीछे चलो जरा पार्ट 3 में, पार्ट 3 क्या कहता है, आर्टिकल 19(1)(g), 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये कहता है कि हर नागरिक को क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आपको जो व्यापार करना हो, जो ट्रेड करना हो, जो बिजनेस करना हो कर लो, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मैं एक टीचर हूं, मैं कल को अपने ऑफिस के टेबल पे ऑपरेशन नहीं कर सकता किसी व्यक्ति का, हाँ बस ये मेरा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में, मैं ऑपरेशन किसी की चीरफाड़ नहीं करूंगा किसी बॉडी की, ठीक है। मतलब कि वैसे मेरा मन है जो मैं करूं, मैं टीचर भी हूं, मैं रात को बैठ के ट्रेडिंग करूं, स्टॉक शेयर खरीद लूं, हो सकता है मेरा मन है, मैं खरीद सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं कल से ये नहीं कह सकता कि पीडब्ल्यू के ऑफिस में सर्जरी शुरू हो जाएगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा एक तरफ आर्टिकल 19 भी है और एक तरफ मेरा आर्टिकल 301 से ये इसके 301 से 307 के बीच में मुझे ये आजादी भी है जो हमने यहां से ली है कि कैसे कैसे स्टेट के बीच में अगर कोई मेरा गुड्स या मेरा ट्रांसफर हो रहा है सामान का, तो उस पर कौन टैक्स लगाए कौन नहीं लगाए, जो मेरा प्रोडक्ट है वो खत्म नहीं हो जाए। सो आर्टिकल 301 के बारे में डिफरेंस और 19(1) के बारे में डिफरेंस क्या क्या। 301 है फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, वो ओनली फॉर सिटीजन, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर इसका हनन हुआ, मैं सीधे जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, यहां पे कोई रास्ता नहीं है, लो बैठे रहो चुपचाप रहो, कोई मतलब नहीं है, ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब जो आर्टिकल 19 है ये कहता है इट कैन बी इन्वोक्ड व्हेन रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड टू कैरी अ ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है। इधर क्या होगा, कैन बी इन्वोक्ड जहां पे, तो भाई तो अब जहां पे रेस्ट्रिक्शन हो जाए कि ये वाला ट्रेड नहीं करना है, ये मूवमेंट नहीं करना है, इस स्टेट को नुकसान हो जाएगा, इस स्टेट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको मना कर दिया जाएगा। चलो ठीक है बात, आर्टिकल्स आ गए फिर से और एक, तो आर्टिकल ये क्या कह रहा है 301 कि ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंटरकोर्स वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। चलो ओके, 302 क्या कहता है, 302 यहां आईपीसी नहीं है, मर्डर की धारा नहीं है, ये है संविधान का अनुच्छेद 302, ये कहता है कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं कोई सामान के इधर उधर ट्रांसफर में। पार्लियामेंट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द अबव फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम, कि कोई सामान का कहां से कहां जाना है, इन ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, जब पूरे लोक हित की बात हो, जनहित की बात हो, तभी हो पाएगा। सॉरी, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट्स, कब कब, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ कोई जब अगर कोई समय कोई सामान की किल्लत हो, कोई प्रॉब्लम, कोई फसल की कमी हो गई हो, कुछ हो जाए, तब तो ये हो सकता है, तब तो पार्लियामेंट कहते हैं नहीं नहीं ज्यादा इसका ट्रांसफर मत करो, अभी इसको इसी स्टेट में रखो, यहां से उठा के वहां लेके जाएंगे वहां करेंगे, ठीक है भैया। हमने और क्या क्या होते हुए सुना देखा, हमने देखा था कि पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, क्या करने के लिए, फॉर कैरिंग ऑन आउट द पर्पस ऑफ अबव प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन, जो अभी हैं इसके ट्रेड कॉमर्स के लिए, फ्रीडम ऑफ ये ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो भी है 307 के अंडर, लेकिन हमने कोई ऐसी अथॉरिटी बनते हुए देखी नहीं, ये हुई नहीं अभी तक, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुई। नाउ चलते हैं जोनल काउंसिल की तरफ, जो अभी पिक्चर देख रहे हो हमारी भारत माता का, तो इस पिक्चर में पुराना मैप है, खैर इसमें अभी जम्मू कश्मीर कटा हुआ नहीं है, पर लेकिन आप समझ जाओगे ना अगर ऐसे बना दूंगा तो, चलो ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसे आपको अगर 5 कलर दिख रहे हैं, ये 5 नहीं 6 कलर है, तो ये 6 कलर मतलब क्या है, ऐसे 6 जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सेंटर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे, इसमें बना नॉर्दर्न वेस्टर्न नॉर्थ सेंट्रल सदर्न ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। हमने इस एक्ट की वजह से, कौन सा एक्ट है, तो स्टेट एक्ट ऑफ अपना 1956, इस एक्ट की वजह से क्या हुआ है, हमारे देश को हमने बांटा है 5 भागों में, 5 जोन्स में, 5 मंडल में। इन मंडलों में क्या होगा, हम कुछ कुछ स्टेट्स को, क्योंकि अब एक साथ रहते हैं, यूपी एमपी उत्तराखंड ये सारे स्टेट सिमिलर जैसे ही हैं, उनका खान पान बोलचाल वैसी ही है, ठीक है। इधर वेस्ट वाले ये एक साथ हैं, इधर साउथ वाले ये एक साथ हैं, इधर हमारे वेस्ट ये जो हमारे ये वाले हैं गुजरात बॉम्बे ये एक साथ हैं, जो हमारे ईस्टर्न है नॉर्थ ईस्टर्न है वो एक साथ है, ठीक है। तो हमने क्यों किया इनको एक साथ, हमने इसलिए किया क्योंकि इनकी सबके कुछ कुछ रीजनल सिमिलर कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इनकी जो चलती आई है, झेलते आए हैं, भुगतते आए हैं, तो एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अभी बना हाल में 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो हमने पिछले जो हमने 5 देखे थे, ये 5 बने थे बिकॉज ऑफ अपने स्टेट रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, पिछले एक्ट की वजह से बने थे। इधर हमने छठा जो हमारा काउंसिल बना है, ये बना है बिकॉज ऑफ अ सेपरेट एक्ट जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हमारी 7 सिस्टर्स हैं पीछे की बिल्कुल साइड वाली, कौन सी, असम मणिपुर मेघालय, अपना सारे के सारे ये सारे वो सब है, सिक्किम से लेकर शुरू करो आगे तक सारे सब कवर है इसमें। फंक्शन क्या है, सिमिलर टू दोज ऑफ जोनल काउंसिल्स बट विद फ्यू एडिशन।
क्या एडिशन है कि आपको ही फॉर्मुलेट करना है इसको, जोनल काउंसिल को, इस काउंसिल को फॉर्मुलेट करो एक यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड रीजनल अप्रोच। किससे क्या होगा, जिससे कि सारे सारे कॉमन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं एक साथ डील हो जाए। ठीक बात है, करवा लो भैया डील। अब इस काउंसिल को रिव्यू करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या कि मेजर्स क्या क्या और लिए जाएं बाय मेंबर स्टेट्स। ये मेघालय क्या ले, त्रिपुरा क्या ले, मणिपुर क्या ले, असम क्या ले, जिससे क्या हो मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे और पब्लिक ऑर्डर बना रहे। तो इस काउंसिल को जिम्मेदारी है कि आप चेक करते रहो, तय करते रहो कौन कौन सी चीजें बेस्ट हैं। जब भी कोई जोन बनाना हो, हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे पहली बात तो उस देश में जो हमने डिवीजन ये किया हुआ, जो आपको भारत माता का मैप अभी पीछे हमने देखा, ये वाला मैप, ये मैप में हमने डिवीजन जो किया था, हमने कुछ सोच के किया था। क्या सोचा था कि नेचुरल बाउंड्री दिख रही है कि नहीं, कुछ कल्चर जोन एक साथ है कि नहीं, कुछ जोग्राफिकली एक साथ उनकी प्रॉब्लम्स एक साथ है क्या, तो हम वो याद रखेंगे। मतलब हम देखेंगे नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री कैसी कैसी हुई आपस में, रिवर सिस्टम कैसा कैसा इनका आपस में है, कैसे रिक्वायरमेंट है इस पूरे एरिया की, या कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी है कि नहीं आपस में, इनमें भाईचारा है कि नहीं स्टेटों में, कहीं ऐसा नहीं हो हम रखते हैं एक साथ लेकिन बाद में लड़ाई हो जाए। सो इन काउंसिल्स का एम यही होता है, कैसे मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कुछ भी करानी हो, ये अपने डिस्कस करेंगे यहाँ बैठ के काउंसिल्स में। यहाँ पे सीएम लोग आएंगे, सीएम के साथ उनके सारे सेक्रेटरी लोग आएंगे और बात करेंगे कौन सी कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की, जिससे क्या हो सेंटर का, यूटी का, स्टेट्स का आपस का तालमेल बेस्ट हो सके, सबसे सॉलिड तालमेल चाहिए। बस यही इनका काम है, एक ही काम इनको निकालना है। इससे क्या मिलेगा, हमारे देश को इमोशनल इंटीग्रेशन मिलेगा। इससे हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे स्टेट कॉन्शियसनेस जो लोगों में आ गई है, रीजनलिज्म मतलब प्रांतवाद कहते हैं इसको, कि मैं अपनी मिट्टी का हूं, मैं मराठी हूं, मैं कन्नड़ हूं, मैं ये हूं, मैं द्रविड़ हूं, मैं तमिल हूं। तो लिंग्विज्म की भावना, जो पर्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज कि हम तो साहब आंध्रा से अलग होंगे, तेलंगाना बनाएंगे, तो ऐसी बातें हमें अरेस्ट करनी है। ऐसी बातें, लोग नहीं, ऐसे आइडिया हमें रोकने हैं। अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ ऐसे आइडिया, ये नहीं चाहिए हमको। सबसे बेस्ट क्या चाहिए, कुल मिला के यूनिटी। बस इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स का सबका 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 जो पूरा सार है, पूरा जो इंतजाम है, वो है बस खाली यूनिटी के लिए। पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बना रहे, हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सके, कोई प्रोजेक्ट है वो कहीं अटके नहीं, ठेले नहीं कोई उसको। आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन जो हो रहा है, कई स्टेटों में भुगतना पड़ा उन स्टेट्स को, जो स्टेट्स जब अलग हुए दूसरे स्टेट से तो उन्हें समझ में नहीं आया, अलग तो हो गए पहले ही, अब बाद में समझ में आया, लो ना हाई कोर्ट है, ना पीसीएस है हमारे पास, ना हमारे पास अपना कोई अपना बिजली वाला बोर्ड है हमारे पास, कुछ है नहीं, अलग हो गए पहले। तो अब जब अलग हो गए, उस केस में क्या हुआ, आफ्टर इफेक्ट देखने पड़े कईयों को, तेलंगाना को देखना पड़ा, झारखंड को देखना पड़ा, इसको छत्तीसगढ़ को देखना पड़ा। सो अब देखो, उनको रिओर्गनाइज करो पहले, इंटीग्रेट करो पहले, उनको सब तरीके से उनको सॉल्व कराओ, प्रॉब्लम उनकी जितनी भी है, बन तो गए अलग, अब क्या हुआ, उससे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। ये जो काउंसिल होता है, इसमें कौन लोग होते हैं, इसमें होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन, ठीक है। मेंबर्स कहां से आते हैं, अगर स्टेट्स हैं तो स्टेट्स के यहां से सीएम आते हैं, और हर साल रोटेशन पे एक एक सीएम क्या बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है रोटेशन पे, ठीक है। 2 अदर मिनिस्टर आते हैं फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। कैसे कैसे, ये गवर्नर साहब भेजते हैं इनको, चलो भेज दो। यूटीज में से कौन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज आते हैं, सिंपल सीधी बात। एडवाइजर्स कौन होते हैं, इसमें कुछ सेपरेट लोग होते हैं, ये आपका काम होता है। क्या है, स्टेट्स की तरफ से आप कौन आते हो, चीफ सेक्रेटरी आते हो, डेवलपमेंट कमिश्नर आते हो, ये लोग आप आते हो, ठीक है। इधर कौन कौन, नीति आयोग के मेंबर आते हैं, एक नॉमिनेट बाय नीति आयोग। इन लोगों को, ये एडवाइजर कैपेसिटी में आए हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। इस काउंसिल में जो भी फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो मेजोरिटी बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये डिसीजन में जो वोट होगा, इसमें एडवाइजर लोग वोट नहीं देंगे। वोट कौन देगा, जो चुने हुए हमारे अध्यक्ष लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, ठीक है। यही लोग अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग बैठ के यहाँ पे इसको डील फैसला सब करेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे कैसे जोन देखे बनते हुए, हमने देखा ये हमारे तो 5-6 जोन ये रहे, ठीक है भैया, बना दो इनको जोनों को, बन गए जोन, आगे बढ़ो। और ये वो हमारे संविधान में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो तय कराते हैं कि साहब कैसा कैसा पब्लिक एक्ट कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो 261 वो कहता है, 262 कहता है अगर लड़ाई झगड़ा हो गया पानी के ऊपर तो, और कोऑर्डिनेशन करवाना है अगर 263 के तहत कोई अगर काउंसिल बनाना है, कुछ और अगर कोई आयोग, कोई गठन, कुछ भी फोरम, कुछ भी प्लेटफॉर्म बनाना है तो बनवा लो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये हुआ, ये भी आर्टिकल और है सेपरेट, ये आर्टिकल है इंटरस्टेट रिलेशंस को और अच्छा बेहतर करने के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल्स हमारे हो गए। नाउ हो गया खत्म चैप्टर हमारा। चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे अपने जैसे ही इंटरस्टेट रिलेशन जहां पे भी बवाल मचाते हैं। कहां मचाते हैं, जब आता है देश में एक मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जैसा वर्ड कभी है नहीं हमारे संविधान में, लेकिन इमरजेंसी जब होती है तो वो एक रूप है इसका मार्शल लॉ का, ठीक है। तो जब तब तक आएगा, तब तक जब उसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।